सब लोगों की कमर की जो दुख का जो निवारण है वो एक रिक्लाइनिंग चेयर होती है। और इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट जब से ये आया है कि यार आप चेयर को रिक्लाइन भी कर सकते हो, आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हो, और इन्जॉयमेंट हो गया, ऑफिस हो गया, वर्क हो गया, कुछ भी करो, एक रिक्लाइनिंग चेयर इज़ अ नेसेसिटी दीज डेज। तो आई बिलीव इतनी जो इम्पैक्टफुल इंडस्ट्री है, नॉट जस्ट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट बट फ्रॉम अ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, मैं उस तरीके से भी देखता हूँ इसको। तो ये जो बहुत बड़ा इंडस्ट्री का जो मार्केट है ये आज आपसे सीखेंगे। बट बिफोर वी डू दैट, आपको एक प्लेलिस्ट देनी पड़ेगी कि आप जो बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। एब्सोल्युटली। बिजनेस से पहले थोड़ा सा आपकी पर्सनल स्टोरी जाननी है कि आप कहाँ से आते हो, और ये लिटिल नैप रिक्लाइनर्स की जो जर्नी है यहाँ पे कैसे पहुँचे आप। दिल्ली से हूँ मैं, मतलब एपीजे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से मैंने अपना बीबीए किया। तो मैं जब कॉलेज में था, घूमने चले गए वृंदावन, तो ऑन द वे वी सी लॉट ऑफ फैक्ट्रीज। बस मुझे लगता था ऐसी फैक्ट्री करने के लिए क्या होता है, तब इतना पता नहीं था हमें। तो किसी ने बोला मेरे को तू सीए कर, जो लोग सीए बनते हैं वो लोग फैक्ट्री खोलते हैं। अब मेरी मैथ्स बहुत वीक थी, अकाउंट्स भी बहुत वीक थी। तो फिर मेरे को किसी ने बोला कि अगर तूने बीबीए कर लिया है, जस्ट परस्यू योर एमबीए। तो मैं बोला ठीक है। मैंने एमबीए के लिए प्रिपरेशन करी, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए मैं बैठा, मेरा कहीं नहीं हुआ। मतलब लगता था कि आईएम्स के जो कॉलेज हैं एबीसीएल, उसी के अंदर एडमिशन होना चाहिए। तो मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े और कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश की। तो मुझे समझ आया कि मुझे तो इंग्लिश समझ ही नहीं आती है, मैथ्स तो वैसे ही मेरे को बहुत कम मार्क्स है। फिर मैंने जब एग्ज़ाम्स दिए तो मेरा नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि दिस इज़ एंड ऑफ लाइफ। तो मुनीरका में रोड पे मैं बाहर आया रात को 2 बजे और सोचा कि अब एंड ऑफ लाइफ। और वो अगर ट्रक वाले ने पैडल ब्रेक पे पाँव नहीं दबाया होता ना, तो शायद कहीं फ़ोटो ही लगी होती आज। तो आप इंटेंशनली गए थे इंटेंशनली चला गया एंड ऑफ लाइफ करने। हाँ, मैंने कहा एंड ऑफ लाइफ है, अब कुछ नहीं हो सकता। 16 घंटे पढ़ने के बाद 1 साल में मेरा ये हाल है कि मैंने 20 कॉलेजेस का फॉर्म भरा एमबीए का, और मेरा कहीं नहीं हो रहा। सो यू वांटेड टू सुसाइड। या ओके। बहुत डिप्रेस था। फिर मैंने बोला ठीक है। तब मुझे समझ आया आई शुड नॉट फिल अप द टॉप 20 कॉलेजेस, आई शुड फिल अप 30 to 50 में जो कॉलेजेस आते हैं वो। क्यों? क्योंकि मुझे लगा IIMA का ख्वाब अगर मैं दोबारा से देखूंगा और मेरा बेस तो है ही नहीं, तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तब मैंने 5th क्लास की LCM की बुक वहाँ से खरीदी और वहाँ से अपनी मैथ्स शुरू की। मतलब आप MBA की कैट की तैयारी वापस से आपने 5th क्लास की रीडिंग शुरू की, तब जाके शुरुआत की वहाँ से, तब जाके मैंने शुरू, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग करना था। मेरे को पता नहीं था कि LCM क्या होता है, HCF क्या होता है। अब था तो था यार, हो गई मिस्टेक, नहीं था ये एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग ना एक बबल में रहते हैं। अगर आपको वो रियलाइजेशन हो जाए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या और वीकनेस क्या है और किस पे आप काम कर सकते हो, वो बहुत बड़ा एक प्ले करता है फैक्टर आपकी ग्रोथ में। तो फिर से मैं वहाँ पे बैठा और मेरा एडमिशन हुआ वेलिंगटन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। बहुत अच्छा कॉलेज है। वहाँ से मैंने किया अपना MMS, मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़। फिर वहाँ से मुझे पता था कि अगर मैं बगैर जॉब लेके गया दिल्ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट खोलनी तो फैक्ट्री थी। हाँ, फैक्ट्री खोलनी थी। तो मुझे ये पता था कि फैक्ट्री अगर मैं डायरेक्टली जाके खोलूँगा तो मेरे को कुछ नॉलेज है नहीं। सो माई फर्स्ट पॉइंट वॉज टू वर्क इन डिफरेंट कंपनीज, लर्न, ब्रश अप माई स्किल्स एंड देन स्टार्ट ऑफ। तो मेरी जॉब लगी ज्वेलरी ब्रांड में, कार्बन में। फिर मैं गया फर्नीचर ब्रांड में बैंगलोर में जॉब करने। फिर मैं एक और उसमें गया कंपनी में, जिस तो करते क्या थे यहाँ पे आप? सेल्स, ऑपरेशंस, लिटिल बिट ऑफ मार्केटिंग, मतलब कैसे बेचना है घर घर जाके, फिर मुझे समझ आया कि अब आई थिंक आई शुड स्टार्ट माई जर्नी। अब मुझे ये नहीं पता था कि मैं किस प्रोडक्ट का बिजनेस करूँगा। तो पर मेरे 3 प्रिंसिपल बहुत क्लियर थे। पहला, इट शुड बी अ लाइफस्टाइल ब्रांड। कमोडिटी ब्रांड के साथ मेरे को मज़ा नहीं आता है करने में। लाइफस्टाइल ब्रांड, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए विद इन इंडिया, कोई इंपोर्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 3, इट शुड बी अ ब्रांड। वाई लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि मैंने जब जहाँ पे भी की जॉब, वो सब लाइफस्टाइल ब्रांड थे, लाइक ज्वेलरी ब्रांड, वॉचेस ब्रांड। तो मुझे बड़ा मज़ा आता था उनको मॉडर्न ट्रेड में सेल करने में। मॉडर्न ट्रेड, वहाँ पे जाते हैं हम, सेल्स करते हैं उन कस्टमर्स के साथ बात करने में। लेकिन जो कमोडिटी ब्रांड्स होते थे उसमें मेरे को मज़ा नहीं आता। कोई एग्जांपल तो कमोडिटी ब्रांड का? लाइक कमोडिटी मतलब लाइक बिग बाजार, वो कमोडिटी ब्रांड्स मतलब जिस दाल चावल ये सब चीज़ें। हाँ, उन सब चीज़ों के मेरे को मज़ा आता था जिसकी प्राइस थोड़ी हाई हो, जिसके अंदर मार्जिन्स अच्छे ग्लैमर हो, मार्जिन्स अच्छे हों, और उसको सेल करने का उसके कस्टमर्स भी थोड़े से डिफरेंट हो।
तो वो तो मैंने वहाँ से अपना एक प्रोडक्ट लिया जिसका नाम है रिक्लाइनर। तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, ज्वेलरी था, फर्नीचर था, या। रिक्लाइनर ही की चूज़ किया? हाँ, तो जो मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन थी दे वर मेकिंग रिक्लाइनर्स, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था एज अ सेल्स मैनेजर। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे काफ़ी अच्छे से काम की, ग्रोथ की। तो तब मुझे पता चला कि ये इंडस्ट्री इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स इट विल फ्लोरिश, शायद अगर मैं अपने तरीके से इस काम को करता हूँ तो। तो बस मैंने बोला कि मेरे को जॉब छोड़नी है सर, और तो मेरा छोटा भाई है मेरे साथ नवीन, उसका काम था इंटीरियर्स का, तो मैं बोला दोनों मिलके जगह लेते हैं। सो बस लेके शुरू किया हमने। रिक्लाइनर बनाने की कोई फैक्ट्री थी नहीं हमारे पास क्योंकि कैपिटल नहीं थी। तो मेरे बड़े भाई हैं दो, उन्होंने बोला तू बिजनेस में आ, चिंता मत कर, पैसा मैं हम संभाल लेंगे। हम संभाल लेंगे। अब मैंने ये अजम्पशन ले ली कि भाइयों ने बोल दिया प्रॉब्लम ही नहीं। तब तक पापा ने बिजनेस छोड़ दिया था, बोलो छोड़ दिया था। फिर वो हरिद्वार वगैरह में अपना धर्मशाला बनाई उन्होंने, काफ़ी सारे ट्रस्टी इकट्ठे करके, तो उनका पूरा फोकस चेंज हो गया। तो घर पे फिर कोई ऐसी फाइनेंस था नहीं कि वो इन्वेस्ट कर सके। अब मैंने अपना प्लान करके 1 साल बाद जॉब छोड़ दी और भाइयों को बोला ब्रदर गिव मी मनी। सॉरी आई डोंट हैव मनी। मैं बोला अच्छा। एक और भाई के पास गया, बहुत समझाया मैंने, कहते मैंने तेरे को कब बोला? मैंने कहा भाई इतनी बार तो बोला। कह रहे वो तो ऐसे ही बोला यार, तूने पूछा कब दोबारे? दैट इज अ ट्रिक। तो मुझे लगता है किसी को भी अजम्पशन ना लेनी नहीं चाहिए कभी। इससे मैंने सीखा, कोई भी है लाइफ में क्लैरिटी लो किसी भी चीज़ की। कोई बात नहीं, मुझे समझ आ गया कि नथिंग। ये कब की बात है? 2011। तब मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है सिटी बैंक का, अभी भी है। तो मैंने बैंक को फ़ोन किया आई वांट मनी, तो बोला आपके ऊपर तो सर 3 लाख रुपए मिल सकते हैं आपको। तो मैं बोला ठीक है मुझे 3 लाख रुपए आप दे दो। तो मैंने उस पर लोन लिया, कुछ मेरे को मिला 2.5 लाख रीफाइनेंस, क्योंकि पहले से ही था लोन, रीफाइनेंस में 2.5 लाख। तो कितना हुआ? 5.5 लाख। 5.5 लाख। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। 2011 में 5.5 लाख लोन पे लेके या आपने स्टार्ट किया अपना मैंने बिजनेस। स्टार्ट किया। तो पहले फैक्ट्री डाली? नहीं, कुछ भी नहीं डाली, फैक्ट्री कहाँ से डालूंगा 5.5 में। तो मैंने किसी को तैयार किया कि तू सोफ़ा बनाता है, रिक्लाइनर बना। तो बोला मैकेनिज्म कहाँ से आएंगे? उसमें एक लगती है मोटर मैकेनिज्म। तो मैं बोला वो आ जाएंगे कहीं ना कहीं से। एक मैनुअल रिक्लाइनर भी होता है, एक मैनुअल इलेक्ट्रिक होता है, रिक्लाइनर एक होता है। मोटराइज होता है, इलेक्ट्रिक बटन दबाया फुटरेस्ट खुल जाता है। आपने इलेक्ट्रिक की शुरुआत की? दोनों किया, मैनुअल एंड मोटराइज। अच्छा। मैनुअल का प्राइस थोड़ा कम होता है, लाइक 30,000 35,000, मोटराइज 50,000। तो जब तक आपके पास पूरा बुके नहीं होगा तब तक कैसे सेल करूँ? तो मैंने इसको बताया कि एक प्रोडक्ट से शुरुआत नहीं कर सकते? नहीं। क्यों? अगर आप सारे के सारे मैनुअल होंगे तो कस्टमर बोलेगा और क्या है आपके पास। तो नहीं मतलब अगर मैं एक ही बनाऊं और बहुत ही अच्छा बनाऊं कि और कोई ना बना पाए वैसा, तो नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं, आप घर है आपका, आप सोफ़ा लेने जाओ और एक ही तरीके की सोफ़ा हो, आप चाहोगे कि एक ही सोफ़ा में से मैं चूज़ कर लूँ? चाहे वो बेस्ट सोफा है लेकिन आप फिर भी एज अ कस्टमर आपको चाहिए कि यार 2-3 और दिखाओ, ऐसा मेंटालिटी है। नहीं, 20-30 और दिखाओ, 2-3 से नहीं होगा वो। ओके। नहीं होगा। यू नीड टू हैव 20-30 रेंज, डिफरेंट कलर, डिफरेंट डिज़ाइन, एर्गोनॉमिक्स। किसी का आर्मरेस्ट स्लीक है, किसी का बल्कि है, किसी की बैक रेस्ट। हर इंसान का पोस्चर अलग है, तो वो जब उसके ऊपर बैठता है उसको जिससे निकले वाह, तो वही उसके लिए पीस बना हुआ है। तो सबके लिए रिक्लाइनर होना चाहिए। तो मैंने शुरुआत की कुछ 8 to 9 रिक्लाइनर से, डिज़ाइन कॉपी नहीं किया। तो डिज़ाइन किसने किया इसको, आपने खुद? नॉर्मल इंटरनेट, जो सोफ़ा बनाने वाले को पता होता है क्या चीज़ है, तो वो सोफ़ा बनाने की कंपनी थी, थोड़ा मैं उसके साथ बैठा, मोटर लगाई, मैकेनिज्म लगाया, कप होल्डर लगाया। कितना टाइम लगा ये सब करने में आपको? 4 महीने लग गए ये सब R&D करने में? हाँ, सितंबर एंड में हमने सबसे पहले प्रोडक्ट्स को बाहर एक बोर्ड लगाया जिसका नाम था लिटिल नैप रिक्लाइनर। उसी की दुकान पे? नहीं, उसकी दुकान पे नहीं। तो मेरा एक दोस्त है बहुत बढ़िया, उसका नाम है गौरव। एक्चुअली क्या होता है, आप जब आपकी बहुत अच्छी लाइफ है जिसमें आप प्रोफेशनली हो या फिर आप किसी भी चीज़ में हो, 100 लोग आ जाएंगे आपको हेल्प करने। द मोमेंट यू क्विट, वो जो लोगो लगाए ना आपके पीछे, या वो टैग या वो जो डेजिग्नेशन है, इट जस्ट वैनिशेस। तो जिन लोगों ने आपको बोला होगा कि मैं हेल्प करूंगा, सपोर्ट करूंगा, एवरीबॉडी पुल्स आउट। ट्रू। वो कहता है मैं तेरे को जानता नहीं, क्योंकि रिस्क बिकम्स मच हायर।
तो तो आपके फ्रेंड ने आपकी हेल्प की? फ्रेंड था एमजी रोड पे, मैं उसके पास गया तो उसने अपने शोरूम में एक स्पेस दिया मेरे को। तो उसने बोला ठीक है। तो एमजी रोड न्यू दिल्ली में मैंने उसको फर्स्ट फ्लोर लिया, बाहर बोर्ड लगाया सितंबर एंड में, 8-10 रिक्लाइनर जो लिए थे बनवाए। रेंट पे किया आपने वहाँ पे कुछ? रेंट किया तो मैंने 30,000 रुपीज़ का रेंट उसको बोला। वेबसाइट बनाई, बिजनेस कार्ड प्रिंट करवाए, कैटलॉग ब्रोशर डिज़ाइनिंग वगैरह करके, क्योंकि करनी थी मार्केटिंग। सबसे पहले मैंने भेजना चालू किया मेरे फैमिली ग्रुप्स में, व्हाट्सएप, ब्लैकबेरी होता था मेरे पास था। तो जो भी तरीके थे भेजने के, मेरे स्कूल कॉलेज के दोस्त सबको फेसबुक वगैरह पे ऐड किया, सबको बताया, तो उन सब से मेरे को रेफरेंसेस आने लग गए। तो ऑनलाइन तो कुछ था नहीं उन दिनों, ई कॉमर्स तो बस ऐसे मैंने शुरू किया, 1 पीस बेचा, 2 पीस बेचा, एवरी फर्स्ट कस्टमर। जो पीस बिका हाँ, कितने टाइम बाद बिका जब आपने खोला था ये? एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद ही? 2 पीस मैंने किए सर। बट रैंडम स्ट्रेंजर थे या फैमिली में कोई था? दोस्त था मेरा दूर का, अच्छा अच्छा। उसका बिजनेस है फर्नीचर का। तो उसको मेरी स्टोरी बहुत वो आई पसंद, तो उसने बोला यार तू एक काम कर, तू मेरे को ना कुछ नहीं देखना, तू मेरे को उस पर दिखा, फ़ोन पे। मैंने दिखाया, 2 पीस लिए, चेक भेजा उसने मेरे को, मैंने उसकी फोटो कॉपी लगा के रखी बहुत महीनों तक। आई थिंक एक पीस आई सोल्ड हिम फॉर 27,000, सो 54,000 के 2 पीस। इट वाज लाइक अ गोल्ड माइन फॉर मी। मार्जिन थे उसमें? हाँ, मार्जिन था उसमें। उसके बाद लॉट ऑफ कस्टमर्स यूज्ड टू कम, लॉट्स ऑफ का मतलब है लाइक मे बी 10 इन अ वीक, महीने में 40 कस्टमर। तो आई यूज्ड खरीदते टू, कितने थे उसमें से 40 में से? मेरा कन्वर्जन रेशो ठीक ठाक था, क्योंकि ज़्यादा रिक्लाइनर की डिमांड थी नहीं। और जैसे मैं उनको करता था एक्सप्लेन कि देखो आपके पास ये अपहोल्स्ट्री की ऑप्शंस है, आप लेदरेट चूज़ कर सकते हो, फैब्रिक ले सकते हो, लेदर ले सकते हो, सिंगल मोटर, विदाउट मोटर, आपके घर में इतनी जगह है, मैं कल सुबह आऊँगा, मेजरमेंट लेके आपको बता दूंगा। अगले दिन मैं उसके घर पहुँच जाता था, 2 चेयर लेनी है कि एक, इलेक्ट्रिकल पॉइंट कहाँ पे देना है, वो सब मैं उसको बता देता था। कस्टमर को लगता था यार 30,000 रुपीज़ का माल बेचने के लिए मेरे घर पे आया है, आई मस्ट गिव हिम दी ऑर्डर। सो बट नॉर्मल चेयर के कंपैरिजन में कितना फर्क रहता है रिक्लाइनर चेयर का? नॉर्मल चेयर, नॉर्मल चेयर नॉर्मल अच्छी क्वालिटी की चेयर वर्सेस अ रिक्लाइनर? मेरे ख्याल से 10,000 की आती है नॉर्मल चेयर। सोफा नहीं, 10,000 रुपये सीट, रिक्लाइनर इज अबाउट 30-40,000, सो लाइक 3 to 4x। सो व्हाट्स द मेजर बेनिफिट? क्यों ले लोग रिक्लाइनर? अगर मैं बोलूँ नॉर्मल चेयर के कंपैरिजन में रिक्लाइनर का मेजर बेनिफिट क्या है? अकॉर्डिंग टू मी रिक्लाइनर एक एडिक्शन है। एक बार आप उसके ऊपर बैठ जाओ, मॉर्निंग में, शाम को, पिक्चर देख लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, यू आर एडिक्टेड टू इट। आप सोफा पे ना बैठोगे ही नहीं। तो ये मेजर बेनिफिट है। यू फील लाइक कि आधे घंटे बैठने के बाद ना, मतलब आई विल किल द डे, मतलब वो जो रेजुवेनेशन और वो जो एनर्जी आ जाती है आप में। तो जब हमने उनको बताया कि आप इस पे बैठिए और इस पे ये काम आप कर सकते हैं, स्लीपिंग, रीडिंग, टॉकिंग ऑन द फोन, तो उसको मज़ा आने लग गया कस्टमर को। OTT तो था नहीं उन दिनों में, 1 चेयर 2 चेयर। सो ऐसे मैंने शुरुआत की, तो मेरी पहले साल की टर्नओवर होगी मे बी लाइक 14-15 लाख। 2011 मतलब सितंबर से लेके मार्च तक। और बस रेंट किसी महीने में हुआ कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मैंने एक दोस्त का क्रेडिट कार्ड लिया, अपने दोस्त की मशीन पे, जिसको मेरे को 30,000 देना होता था, स्वाइप मार दिया कि बॉस ये तेरा रेंट है। तो अब बहुत बार ऐसा होता था कि 30 तारीख आ गई और कोई कस्टमर आए लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर क्या करते थे? फिर कुछ नहीं, 4 गुना मतलब मेहनत इंक्रीज। फिर मैं सीधा पहुंचता था पंजाबी बाग, सुबह 8 बजे गाड़ी लेके, अकेला ही होता था, ड्राइवर तो होता नहीं था उन दिनों मेरे पास। तो मैं देखता था जहाँ पे घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, आई यूज टू गो देयर, ऐसी रैंडम घर पे सीधा घुस जाता था। मैंने कहा ये मेरा कार्ड है, ये आपके लिए वो है। मतलब वॉक इन करते थे आप घरों में? हाँ, सीधा वॉक इन। अच्छा। कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हो रही थी, आर्किटेक्ट का बोर्ड लगा होता था, मुझे पता था आर्किटेक्ट मेरे को कोई भाव नहीं देगा, जब तक मैं ओनर से नहीं मिलूंगा होगा नहीं, और ओनर मिलेगा नहीं। तो उसका साइट इंचार्ज होता था, वो कहता गेट लॉस्ट, हाउ हैव यू कम इनसाइड। तो मैं उसको करता था एक्सप्लेन कि मेरा ये बिजनेस है, आपके घर में होम थिएटर होगा, उसमें रिक्लाइनर की ज़रूरत होगी, सोफ़ा के रिक्लाइनर की ज़रूरत होगी, सर आप साहब से बात तो कराओ मेरी। कहता गेट लॉस्ट, आप आए कैसे अंदर। तो कहीं तो ऐसे अजीब नहीं लगता था यार, क्या ये नहीं, कुछ नहीं, मज़ा आता था मेरे को, अच्छा लगता था? रिजेक्शन के बाद ही तो मज़ा है। ओके। बहुत मज़ा आता था, मतलब बहुत बार बुरा फील होता था, फिर किसी साइड में गाड़ी लगाई, चाय पी ली या कोल्ड ड्रिंक पी ली, फिर कोई बात नहीं, आज एक हंटिंग तो करनी है मुझे। तो आई यूज़ टू गो 4-5 होम्स, सबके कस्टमर के वो ले आता था, नाम, नंबर, एड्रेस, फिर उसको वहाँ से वो करना कोरियर। फिर मैं देखता था ये कस्टमर का नाम है, इसके ऑफिस का एड्रेस क्या है, गूगल पे गया, उसके ऑफिस एड्रेस निकाला, ब्रोशर डाला एनवेलप में और उसके ऑफिस में भेज देता था। अच्छा। विद अ लेटर।
इतना हसल करते थे आप? हाँ, ये तो अलग ही लेवल का मेहनत है ये। ऐसी क्या मैंने इसको अच्छा। एवरी कस्टमर। फिर मैंने जब अपनी कंपनी की 5th एनिवर्सरी मनाई लीला होटल में, अपने मैंने पहले टॉप के 10 कस्टमर को वहाँ पे इनवाइट किया स्टेज पे, और उनको बोला लाइफ टाइम सर्विस है आपको। दे दोज कस्टमर्स हैव बिकम माय फैन। उनके हर घर में, हर दोस्त के यहाँ अगर रिक्लाइनर नहीं है तो वो उसने कस्टमर को भेजा और लिटिल लैम्प का प्रोडक्ट दिलवा के उसके घर में लगाया। ये मेरी मतलब कस्टमर के साथ बॉन्डिंग बन जाती थी। और मुझे ना कस्टमर की वैल्यू नहीं पता होती थी। उन कस्टमर्स की वैल्यूएशन अगर मैं लाज लगाऊं तो मैं भी 2-3 हज़ार करोड़ के आदमी होते होंगे। अच्छा। बट मेरे को तो पता ही नहीं, मैं तो अपना चेयर बेचने में लगा। बहुत मज़ा आया मुझे। हाँ। तो मैंने बिजनेस मॉडल तैयार किया। तो मतलब आपके प्राइम कस्टमर उस टाइम पे होम थिएटर कस्टमर्स थे? अच्छा। होम थिएटर बट ऐसे बेसिक चेयर्स, रिक्लाइनर चेयर्स वाले पे ज़्यादा फोकस नहीं करते थे आप? करता था, लेकिन मुझे लगा कि जब एक घर में जाता हूँ सीधा 8 रिक्लाइनर बिकते हैं इंटू 50,000, 4 लाख की बिलिंग है। और इंडिविजुअल कस्टमर जब शोरूम में आएगा तो ये मैं सोचा कि आई मस्ट फोकस ऑन समथिंग बिग और आई शुड हायर 1 or 2 मोर पीपल इन द कंपनी। फिर मैंने 1-2 बंदे हायर किए कंपनी में सेल्स कितने टाइम बाद बंदे रखे आपने? 7-8 महीने बाद। ठीक है। उसमें मैंने किया, तब मुझे लगा कि जब मैं ऑर्डर दे रहा हूँ जिससे मैं बनवाता हूँ उसकी यूनिट बहुत छोटी है। क्योंकि इंडिया में ना फर्नीचर इंडस्ट्री ना ऑर्गेनाइज तो है नहीं, फ्रैगमेंटेड है, स्कैटर्ड है, मशीनरियाँ होती नहीं है किसी के यहाँ, तो डिपेंडेंट ऑन दी वर्कर। शोरूम बनाने में भी क्या किया मैंने, शोरूम का तो नाम का था, वो तो मेरे दोस्त का था सब, उसमें एसी नहीं थे और मेरे पास से टोटल 5.5 लाख। तो मैं एक कबाड़ी की शॉप पे गया, मैं बोला मुझे 2 एसी चाहिए। तो बोला चलते नहीं है सर। मैं बोला नहीं कुछ तो चला दे यार इनको। तो मैंने स्प्लिट एसी लिए 1.5 टन के 14,000 के 2 एसी और दोनों को शोरूम में लगा दिया। और बस मतलब पर क्यों आपको नहीं लगा कि यार अभी इसको रोक सकते हैं इस खर्चे को? वो मेरा जो शोरूम ये वाला था जो मैंने लिया था ईस्ट फेसिंग था। ईस्ट फेसिंग, शीशा बहुत बड़ा था, ग्लास, तो धूप बहुत आती थी। अब कस्टमर अंदर आएगा और उसको स्वेटिंग होएगी तो अच्छी बात नहीं है। तो फिर मैंने लिए स्टैंडिंग फैन। जहाँ कस्टमर बैठता था मैं स्टैंडिंग फैन, मेरा जो ऑफिस बॉय था वो उसको घुमा देता था ताकि कस्टमर को गर्मी फील ना हो। अब मुझे ही बड़ी एम्बेरसमेंट होती थी, मगर कोई बात नहीं, मेरा फोकस तो चेयर पे और कस्टमर को कंफर्ट देने में। तो कस्टमर को ये चीज़ उल्टा पसंद आती है, यू नो, अगर आप जेन्युइन तरीके से किसी भी चीज़ को कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो। तो बस कस्टमर फिर मेरे बनते चले गए। फिर आए मिस्टर राजीव मखनी, तो आए, सोल्ड हिम लॉट ऑफ रिक्लाइनर्स। उन्होंने फिर हमारे ब्रांड पे भी की बहुत सारी कवरेज, बहुत सारे वो दी उन्होंने कस्टमर्स, एनडीटीवी। तो बस ऐसे ही चलते गए, कारवा चलता गया, लोग ऐड होते चले गए। छोटी सी एक 7,000 की जो फैक्ट्री थी जिसमें 2-4 वर्कर थे टोटल, आज टचवुड वी हैव अबाउट 12 शोरूम्स, 3 फैक्ट्रीज। एनसीआर में सारे? नहीं अक्रॉस इंडिया। अक्रॉस इंडिया या 300 डीलर, 12 शोरूम, 12 बोले अपने। या तो 12 शोरूम्स खुद के हैं? 7 सेल्फ ओन्ड? सेल्फ, अच्छा, मतलब कोको कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड। 5 है फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। ओके। तो 12 शोरूम, दिल्ली में 2 हैं, कीर्ति नगर में एक है, एमजी रोड में एक है। तो 12 शोरूम एंड वी हैव 3 फैक्ट्रीज। मानेसर में 2 है और एक है इंदौर में। तो टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इज़ अबाउट 450। क्या बात है। सो मतलब बूट अभी स्ट्रैप क्या टर्नओवर है आपका? अभी है करीबन 65 करोड़ और 24-25 100 करोड़ ये टारगेट है? या टारगेट है। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि 1 शोरूम अ मंथ खोलना है। हाँ खोलना है, फ्रेंचाइजी ओन्ड। सो अभी हमारे बहुत सारे शोरूम्स साइंड अप हैं, वो मतलब तैयार हो रहे। तो बाय फाइनेंशियल ईयर 24-25 वी विल हैव 12 + 12 24 शोरूम्स बाय द एंड ऑफ इट, जो लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं। तो बस मेहनत तो हम लोग करते ही आ रहे हैं। तो बस 3 फैक्ट्रीज लगाई, शोरूम्स लगाया, फ्रेंचाइजी है। सो मेरा 40% बिजनेस सिनेमा का है। अच्छा, ओवरऑल 65 करोड़ जो अभी है आपका, उसमें 40% सिनेमा से आ रहा है? सिनेमा हॉल से आ रहा है। बाकी का स्प्लिट क्या है? बाकी का पूरा मतलब रिटेल है। अच्छा, 60% इज रिटेल। 60% इज रिटेल। मतलब अगर B2B में बोले तो सिनेमा ही है जहाँ पे आप मेन करते हो? या अच्छा। डीलर नेटवर्क भी बहुत सारा है, लेकिन डीलर बोलता है कि ये कंज्यूमर है, तुम इसका नाम नंबर लो, यू क्लोज द डील और आप कर दो लॉक। तो मैंने तो बिलिंग जो करी वो तो फाइनल जो कंज्यूमर है उसको करी ना,
उसके बाद मैं उसको 2% दूँ, 5% दूँ, मेरा वो जो डीलर नेटवर्क है। फिर वो कहते हैं मैंने अपना बहुत अच्छा शोरूम बनाया है ऑडियो वीडियो का, आप यहाँ पे मेरे को रिक्लाइनर दे दो, सो वी गिव अ स्पेशल डिस्काउंट, तो हमसे लेके लगा लेते हैं। तो वो भी मैंने B2B में नहीं लिया, मैंने सिर्फ B2B में लिया सिनेमा हॉल एंड हॉस्पिटल्स और क्लब हाउसेस। क्लब हाउस का मतलब है किसी ने 300-400 फ्लैट बनाए, सोसाइटी का जो क्लब हाउस होता है, सोसाइटी का जो क्लब हाउस है, उसमें मिनी रिक्लाइनर, फुल ओपन वाला जो रिक्लाइनर होता है, वो सब मैंने लगाया। तो ये 3 कैटेगरी को हम B2B में काउंट करते हैं, बाकी सब B2C, समझ सेलिंग टू एंड कंज्यूमर। चाहे वो कस्टमर सीधा शोरूम पे आए या हमारे पास इंक्वायरीज आए जिसके थ्रू हम क्लोज करें, या हम थर्ड पार्टी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल करें। अब तो बहुत बढ़िया ई कॉमर्स, उसकी वजह से बिजनेस में बहुत बूम है। उस पर तो आऊँगा मैं। बट इसके अंदर, इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर चैलेंजेस क्या हैं बिजनेस में? इंडस्ट्री में चैलेंज है। पहली बात तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्नीचर को इंडस्ट्री का दर्जा ही नहीं दिया हुआ, दर्जा ही नहीं है। लाइक टेक्सटाइल्स में है, टॉयज़ में है, फुटवेयर में है, ऑटोमोबाइल में है, गारमेंट्स, एक्सपोर्ट सब में मिलेगा, फर्नीचर में नहीं है। अच्छा, कैटेगराइज्ड ही नहीं है ये। कैटेगराइज्ड नहीं है। तो उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या हो रहा है आपको? करेक्ट। तो गवर्नमेंट का ना फोकस नहीं है फर्नीचर इंडस्ट्री पे। कैसे नहीं है? तो फर्नीचर का कोई भी क्लस्टर नहीं है जहाँ पे हम जाएं और गवर्नमेंट हमें बोले आप यहाँ के फैक्ट्री लगाओ और आपको ये सब बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इंडिया में एसोसिएशंस हैं, लाइक AFMT, एसोसिएशन ऑफ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर, वेरी वेरी गुड, वेरी एक्टिव। तो AFMT ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया, गवर्नमेंट ने बोला हाउ मच GST डू यू गिव मी, कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट है बताओ, आपके यहाँ से क्या क्या और चीज़ें होती हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला सॉरी, नो इंडस्ट्री स्टेटस। बट अनऑर्गेनाइज तो इतना बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है इससे तो। अनऑर्गेनाइज है ना, पेपर्स में तो कुछ है ही नहीं, कच्ची बिलिंग होती है, सब ऐसे ही। आप जाओ अभी भी शॉप में, बोलेगा 18% टैक्स, बोलेगा कैश दे रहा हूँ, तो बोलेगा ठीक है दे दो। ये तो अभी थोड़ा कम हो गया, पहले सोचिए कितना था जब एक्साइज था, एक्साइज के ऊपर वैट 12.5% एक्साइज, 100 रुपये पे 112.5, उसके ऊपर 12.5% वैट। तो आपका इम्पैक्ट कितना आता है टैक्स का? तो उस वक्त गवर्नमेंट कहती है कहाँ है कलेक्शंस, तो घर में माल जाता है, कस्टमर कहता है वाइट इनकम नहीं दूंगा। पर हमने बोला डे 1 से कि हमें नो कैश, वी लॉस्ट लॉट ऑफ डील्स, लॉट्स। तो सारा का सारा काम आप फिर प्रॉपर GST बिल के साथ ही करते हो? प्रॉपर GST, एम्बिशंस बढ़े। तो इंडस्ट्री का दर्जा दिया नहीं गवर्नमेंट की ने, उसको कोई हमें स्पेशल बेनिफिट नहीं दिए, तो प्रोडक्ट बिकम्स इवन मोर एक्सपेंसिव। ट्रेनिंग के स्किल्स के कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, अब आने शुरू हुए। अब आपको कारपेंटर चाहिए फैक्ट्री में, प्लाई काटने के लिए, कुछ मोल्ड करने के लिए, कहाँ से लाओगे? सिलाई के मास्टर चाहिए, कहाँ से लाओगे? कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है जो उनको तैयार कर रहा है, गवर्नमेंट का फोकस ही नहीं है। आप जाओ किसी के पास, बोलो सर मेरे को लोन चाहिए, बोलेगा क्या, किस चीज़ का बिजनेस है? फर्नीचर, सॉरी, लास्ट कैटेगरी। तो बहुत सारे वो हैं। तो अब AFMT ने काफ़ी पुश किया और MSME इंडस्ट्री भी बहुत आगे आ रही है, तो उसको देखते हुए अब काफ़ी फर्नीचर इंडस्ट्री चेंज आ रहा है। बट कितना टाइम लग जाएगा फाइनली? वो क्या लगता है आपको, हो पाएगा कभी उस लेवल का दर्जा? या नेक्स्ट 5 ईयर्स, 5 साल में? 5 साल में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, बहुत सारी मतलब मिनिस्ट्रीज सब एक्टिव हो गई हैं फर्नीचर को लेकर। उसका एक और रीज़न है चाइना, क्योंकि वहाँ से जो आता था वो बंद हो गया आना। अभी फिर से शुरू हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ से आना बंद ही हो जाए। तो हमें हमारी कंट्री में ही पूरा फर्नीचर खुद बनाने की सब मशीनरी और पूरा इकोसिस्टम हो, राइट, उसको तैयार करने के लिए गवर्नमेंट का बहुत फोकस है। समझ गया। बट वर्ल्ड वाइड, इंडिया की तो आपने बताया, बट सबसे टॉप कंट्रीज़ क्या हैं डिज़ाइन में, या कोई फेमस कंट्रीज़ हैं ऐसी पूरे वर्ल्ड में फर्नीचर को लेके, जहाँ का फर्नीचर बहुत अच्छा माना जाता है? इटली, बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन। बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन। लेकिन इटली में अब क्या है कि चाइना इज़ ईटिंग देयर शेयर। तो चाइना तो सबका शेयर खा रहा है, सबका शेयर खा रहा है। चाइना इज़, बट ऐसा क्यों हो रहा है? वाई इज़ चाइना एबल टू ईट एवरीवन्स शेयर? हर कैटेगरी में करता है वो और घुस के और अच्छा कर लेता है, ऐसा क्या है? चाइना को समझना ना, चाइना इज़ लाइक एन ओशियन, सो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अभी कोविड में, मैं गया लास्ट ईयर 2023 में गया मैं, 3 साल बाद। आई सॉ डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन चाइना, आई गो ट्वाइस अ ईयर। तो डिफरेंट चाइना, उनकी तो स्टोरी अलग है,
लोन बहुत कम पैसे, अगर लाइटिंग की इंडस्ट्री की बात करो तो पूरा एक शहर मिलेगा। अच्छा, फर्नीचर की बात करो तो 2 अलग अलग पूरी सिटी है उसके पास। सिर्फ फर्नीचर एक का? मॉल में घुसो 150 शोरूम्स, ऑल बिग साइज। इंडिया में तो एक भी ऐसा मॉल नहीं है जहाँ पे सिर्फ फर्नीचर हो। पूना में एक है क्रिएटिव सिटी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो गैप है, लेकिन वो गैप अब धीरे धीरे फुलफिल करने की कोशिश चालू है। और तो चाइना, तो इटली इज़ वेरी गुड फॉर डिज़ाइनिंग। इटली में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, लेकिन चाइना प्रोड्यूस करके इटली की कंपनीज को दे रहा है बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। उनकी एबिलिटी बहुत है मैन्युफैक्चरिंग की। तो इटली को लगता है कि मेरा हेड ऑफिस यहाँ पे हो, मेरी फैक्ट्री चाइना में हो, मैं 10-20% का शेयर किसी कंपनी में डाल दूँ और मैं वहाँ से माल इटली में लेके आके और सेल कर दूँ। तो अभी कितना मार्केट साइज होगा यहाँ पे फर्नीचर मार्केट का, इंडिया और वर्ल्ड वाइड दोनों? इंडिया इज़ अबाउट $30 बिलियन। $30 बिलियन? या ये आप ऑर्गेनाइज की बात कर रहे हो, सारी बात कर रहे हो मिला मिलू के? ऑर्गेनाइज। अच्छा, ऑर्गेनाइज में ऑर्गेनाइज किसको एंड मानते हो आप? अनऑर्गेनाइज, नो ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज बोथ। दोनों एक्चुअली बहुत सारी रिपोर्ट्स है, एक मॉडोर है, एक आई मार्क है, सबका अलग अलग थ्योरी है। कोई बोलता है 23 है, कोई बोलता है 30, कोई बोलता है बट ये तो पूरे 35। फर्नीचर मार्केट की बात होगी ना? इंडिया के पूरा फर्नीचर, रेसिडेंशियल भी आ गया, कमर्शियल भी आ गया, मेटल फर्नीचर आ गया, आउटडोर फर्नीचर, फर्नीचर इज फर्नीचर, करेक्ट। कैबिनेटरी आ गई, किचन्स आ गई, तो फर्नीचर, ऑल दिस इज फर्नीचर। उसमें से रिक्लाइनिंग जो है अपना मार्केट का, इसमें ऐसी कोई रिसर्च है नहीं इंडिया में। बट आपका एस्टिमेट क्या कहता है 500 कितना होगा? करोड़। 500 करोड़? या अच्छा, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं? इंडिया की बात करें, लेकिन बहुत सारे फिगर्स हैं जो सामने अभी भी नहीं आते हैं क्योंकि किसी ने रिसर्च की नहीं है। तो चाइना से बहुत सारे कंटेनर्स इंडिया में आते हैं, तो वो जब इंडिया में आते हैं दे जस्ट ओपन इट, बॉक्स का बॉक्स सेल हो जाता है। एंड इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अलग है। तो इंडिया में ऐसा कोई बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं नहीं। सो नाउ दे आर स्लोली कमिंग अप। आपके कंपटीशन में कौन लोग हैं? या एक दो कंपनीज हैं लाइक स्टैनले, या इंडियन स्टैनले है, रिक्लाइनर्स इंडिया है, और भी हैं एक दो जो लोग OEM के लिए करते बनाते हैं। बनाते हैं। बट आपका मोट क्या है, मतलब कंपेयर टू अदर रिक्लाइनर्स? आप अगर बोलो कि यार मेरे पास ये स्ट्रेंथ है या मेरे रिक्लाइनर में ये सबसे खास है, वो क्या चीज़ है? लिटिल नैप रिक्लाइनर इज द बेस्ट। वो तो है, बट क्यों है वो बेस्ट? क्या रीज़न है? आपको डिज़ाइन उसके लगता है कि वो हमारा स्ट्रेंथ है, या क्वालिटी या मेंटेनेंस की जो हमारी स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा अच्छी है? क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग आपको प्रेफर करते हैं? 3-4 ही फैक्टर हैं कि कोई भी कस्टमर जब कुछ खरीदता है उसको डिज़ाइन सबसे पहले पसंद आना चाहिए। सबसे पहले कंफर्ट, सेकंड एस्थेटिक्स, थर्ड कन्वीनियंस और चौथी सर्विस। कस्टमर अंदर घुसा, उसको लगा कि कितने कलरफुल रिक्लाइनर है आपके पास, येलोइश कलर, लाइट पिंक, नेवी ब्लू, सब, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। सो वी वांट आवर रिक्लाइनर टू पोर्ट्रे कि ये आपके वाला ही रिक्लाइनर है। तो हमने अपने शोरूम में भी 70 से 80 पीस लगे होते हैं, वेरी डिफरेंट कलर्स, नॉट ओनली ब्लैक एंड ब्राउन, डिफरेंट कलर्स। और उस कलर के अंदर जब कस्टमर आके बैठता है, उसको वो जो प्लंज हो जाता है, वो कहता है वाह। तो पहला कंफर्ट, एस्थेटिक्स और कन्वीनियंस। उसको लगा कि मेरे को एक ट्रे चाहिए सो दैट आई कैन रीड एंड राइट और लैपटॉप वर्क। वी हैव 10 टाइप्स ऑफ टेबल्स। उसको लगता है मैं फ़ोन कैसे करूँगा चार्ज, लैपटॉप को कैसे करूँगा। सो हमने इसमें एक पोर्ट दिया है, वायरलेस पोर्ट दिया है फ़ोन चार्ज के लिए, लैपटॉप चार्जिंग के लिए वो लगाते हैं स्टेशन। और कप होल्डर है जिसके अंदर आपने कुछ ठंडा रखा कप होल्डर में तो ठंडा रहेगा, कूल कप होल्डर। फिर हमें लगा कि किसी को लगता है कि मेरे को ना हेडर पे मज़ा नहीं आ रहा है, तो सिंगल मोटर की फुट और बैक दोनों एक साथ चलती है। लगता है यार हेड में मज़ा नहीं आ रहा, तो हमने एक और मोटर लगाई जिसको हम कहते हैं हेडरेस्ट मोटर। जिसे गाड़ी में देखते हो आप, ओनली हेडरेस्ट आगे आता है, यानी चेयर खोल दी और ओनली हेडरेस्ट। तो कंज्यूमर का जो हेडरेस्ट है वो थोड़ा आगे की तरफ आ गया, दे कैन वॉच टीवी और होम थिएटर में जो बड़ी स्क्रीन होती है, और दे कैन जस्ट रिलैक्स। फिर कस्टमर ने बोला मुझे तो और चाहिए, मसाजर चाहिए इसमें, तो मसाजर लगा दिया। फिर कस्टमर बोलता है मेरे को परफोरेटेड सीट चाहिए मेरी कार की तरह, तो हमने परफोरेटेड सीट उसके अंदर लगा दी। नीचे एक वो लगाया पैड, उसके ऊपर स्विच लगाया कि वो फैन की कूलिंग आए। अब नॉर्थ इंडिया के जो कस्टमर कहते हैं बहुत ठंडा है, तो हमने इसमें हीटर लगाया। गाड़ी में भी होता है, गाड़ी की टेक्नोलॉजी। तो मेरी सारी इंस्पिरेशन कार से आती है। अच्छा, क्यों कार ही क्यों? कार में जो एडवांस फीचर्स होते हैं ना, स्पेशली वॉल्वो XC90, मतलब सुपर एडवांस। उसने जब मार्केटिंग भी करी ना तो अपनी रिक्लाइनिंग सीट्स के ऊपर करी कार की। तो मैं उनके शोरूम में जाता हूँ, उनको लगता है कस्टमर आया कार लेने, पर मैं जाता हूँ रिसर्च करने।
तो वहाँ से देख के फिर चाइना पहुँचते हैं, तो वहाँ लगता है कि किसके पास क्या है, वो उठाया, फिर R&D करी फैक्ट्री के अंदर मानेसर में, डिज़ाइनिंग टीम है, साथ में मिलके कि इसको कमर्शलाइज भी करना है। अगर यही प्रोडक्ट इंडिया के किसी भी कॉर्नर में, तो सर्विस कैसे देंगे। तो वो सारे एस्पेक्ट को कंसिडर किया, वो उस चीज़ को इंटीग्रेट किया, उसके वीडियो बनाए, कैटलॉग ब्रोशर बनाया और सब जगह फ्लोट कर दिया, अपनी वेबसाइट पे डाला, डीलर नेटवर्क को दिया, जैसे होता है। फिर वहाँ से ऑर्डर आते हैं, फिर उसको बनाते हैं, फिर उसको देते हैं। फिर जब कंज्यूमर यूज़ करता है, कुछ कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं तो पता चल जाता है। वी कीप ऑन इम्प्रूविंग। कितने टाइम में आप न्यू चीज़ें ऐसे इंटीग्रेट करते हो? कोई ऐसा पैटर्न है या ट्रेंड है कि हर 3 महीने में एक नया SKU निकालते हो? हाँ, हमारा कोशिश ये है कि 1 न्यू मॉडल एवरी क्वार्टर। एवरी क्वार्टर। तो उसमें 2 मॉडल होंगे जो कि होम थिएटर से रिलेटेड होंगे, और 2 होंगे जो कि फॉर द लिविंग रूम, सोफ़ा के लिए। अब जैसे आपका सिंगल प्लेटफॉर्म है, अब आपने यहाँ पे वो लगा लिया रिक्लाइनर, अब पीछे जो बैठा है उसको दिखेगा नहीं, स्टेप नहीं है कस्टमर के यहाँ। राइट। तो हमने कहा कि ठीक है, इसके पीछे हम हिंज लगाते हैं, मैनुअल, कम पैसे में लगाते हैं, तो शोल्डर तक उसकी सीटिंग आती है, कस्टमर ने ऊपर खींचा सीट तो हेड तक आ गया। फिर हमने देखा कि कस्टमर को क्या चाहिए, तो उसने बोला कि मैं जब चेयर चलाता हूँ तो मेरे को बिल्कुल भी आवाज़ नहीं चाहिए साइडों से। तो हमने क्या किया, उसके साइड में मैचिंग का फैब्रिक लगाया ढूंढ के, कि कस्टमर बटन दबा रहा है, रिक्लाइनर चल रहा है, तो फ्रिक्शन से आवाज़ नहीं होनी चाहिए। बहुत बार होती है, सिनेमा हॉल में भी आपने देखा होगा। सो वी स्टार्टेड पुटिंग फैब्रिक, कि वो कहता है मेरी वाइफ सो गई, मेरे को लैपटॉप पे काम करना था, मैंने बटन दबाया, मेरी वाइफ उठ गई। तो हमने कहा ओ वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम टू हैव, लेट्स वर्क अराउंड इट। तो हमने फैब्रिक लगाया, सबको बोला कि देखो ऐसे भी आता है फैब्रिक, तो आवाज़ बंद हो गई, कस्टमर खुश हो गया। तो कस्टमर से इंसाइट आ जाते हैं, वी कीप ऑन वर्किंग ऑन देम, और 1 क्वार्टर या सिनेमा और होम थिएटर तो एक ही वो है सेगमेंट। बट मेजर इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? ये नॉलेज कहाँ से एक्वायर करते हो कि यार जैसे आपने अभी साउंड वाली बात की, ये फिगर आउट कैसे किया कि ये फैब्रिक लगाएंगे ये वाला पर्टिकुलर तो नॉइस नहीं आएगी? ये कहीं से तो इन्फॉर्मेशन निकलती होगी ना। सबसे पहले कि प्रॉब्लम कहाँ से आई, तो हमारे पास एक क्वेश्चनर होता है जो हम कस्टमर्स को भेजते हैं ट्वाइस अ ईयर। अच्छा। कि आपका फीडबैक है, आप प्लीज़ हमको दीजिए। तो फिर पीछे से जो टीम है वो बहुत करती है रिक्वेस्ट, सर प्लीज़ कुछ बताओ, तो बहुत सारे पॉइंट निकल के आ गए। उसमें से हम कर लेते हैं 80-20, कि ज़्यादातर कस्टमर्स ने क्या प्रॉब्लम बोली है, फिर हम उसको लिखते हैं ड्राइंग बोर्ड पे। मैंने तो ऐसे ही किया है हमेशा। ड्राइंग बोर्ड पे का मतलब बैठे हैं, 50 फॉर्म आ गए, 50 में से हाईएस्ट प्रॉब्लम क्या है उसको लिया आइडेंटिफाई, एंड देन चाइना में फेयर होता है, फर्नीचर के फेयर, हम वहाँ पे गए, वहाँ पे उसका वो मिल जाता है सोल्यूशन। या उन्होंने क्या क्या किया, इटली के फेयर में गए जिसका नाम है मिलानो, बहुत फेमस फेयर है, इस मक्का ऑफ फर्नीचर। तो वहाँ पे गए, वहाँ कुछ देखा, वहाँ से इंस्पिरेशन ले आए। बाकी के कस्टमर्स और द किंग, सिनेमा के जो कस्टमर्स है वही बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो सर्वे करा लेते हैं, MBA के जो कुछ बच्चे होते हैं उनको कर लेते हैं हम लोग हायर, कि ये सर्वे फॉर्म है, ज़रा सिनेमा हॉल में खड़े हो जाओ, वहाँ से ज़रा देखो क्या क्या लेके आ सकते हैं। तो ऑन एंड ऑफ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, इनपुट आ जाता है, वी वर्क अराउंड इट, कस्टमर खुश कि वाओ यू हैव अ सोल्यूशन फॉर इट। एक ही प्रोडक्ट है, उसी के अंदर पूरा का पूरा वर्ल्ड है, दुनिया उसी में बनानी है। तो सुबह वॉकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, एवरी टाइम इट्स ओनली रिक्लाइनर, इट्स ओनली लिटिल नैप रिक्लाइनर। बट प्राइसिंग कैसे डिसाइड करते हो उन सारे प्रोडक्ट्स की? वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और हर प्रोडक्ट का अलग प्राइसिंग है, हर डिज़ाइन का अलग प्राइसिंग है। क्या कॉन्सेप्ट रखते हो प्राइसिंग निकालते टाइम? प्राइसिंग निकालते हुए या आई मीन मार्केट की, क्योंकि ये काम करते हुए 12 साल हो गए अब, तो हमें पता है कि ये वाला प्राइस कस्टमर एक्सेप्ट कर चुका है। अब इसी प्राइस में इसको इंक्रीज करना नहीं है, इस प्राइस में, और उसको क्या ऑफरिंग दें और ऐसा क्या डालें कि कस्टमर को लगे कि यार ये जो मैं पैसा दे रहा हूँ बिल्कुल सही है। तो अब जब नया डिज़ाइन निकाला उसके अराउंड, तो हम देखते हैं कि इसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है और डिज़ाइन के लिए कस्टमर कितना पैसा दे सकता है। तो वो कुछ फैक्टर्स में लगाए और बाद में उसका प्राइस स्लैश डाउन कर देते हैं आफ्टर ईयर और सो। अच्छा, ताकि स्टार्टिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है, हाँ, प्राइस फिर बाद में रिड्यूस करते हो, ताकि वो कंज्यूमर और आ गए। फिर हमारे जो 3-4 डिज़ाइन और जो इंट्रोड्यूस हुए, कस्टमर उस तरफ चला गया, फिर फेज आउट कर देते हो। कुछ हाँ फेज आउट करते हैं आफ्टर 4-5-6 ईयर्स, 5-6 साल बाद पुराना डिज़ाइन फेज आउट कर देते हो। हाँ फर्नीचर में ऐसे ही होता है। क्या है मार्केटिंग अब? मैंने शोरूम लिया हैदराबाद में, दोस्त की बिल्डिंग। ये आपका दूसरा शोरूम था? तीसरा।
हैदराबाद ही क्यों चूज़ किया? नहीं लगा कि यार दिल्ली से हैदराबाद आना जाना बहुत सिरदर्दी हो जाएगी, दिल्ली में ही पहले आसपास में एक्सपेंड करें? हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे लगा जहाँ पे मौका लगे वहाँ पे खोल लो, अच्छा, कोई ऐसी ऐसा वो नहीं है, देखी जाएगी। लॉजिस्टिक्स तो है ही ना, हाँ देखी जाएगी। अब इतना सारा रिस्क लिया है, रिस्क है तो इश्क है, इश्क है तो रिस्क है, मतलब लो ना रिस्क, क्या होगा, टूट जाएगा रिक्लाइनर दोबारा भेज देंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। बट बिलीव मी, साउथ इंडिया इज़ द बेस्ट मार्केट फॉर अस। अच्छा, क्यों ऐसा? वो कंज्यूमर, उनकी डिस्पोजेबल इनकम, उनकी अवेयरनेस अबाउट दी नॉलेज व्हेन दे बाय एनीथिंग, राइट। अगर उन्होंने आपको ऑर्डर दिया और आपने जो उनको कमिटमेंट किया बस पूरा कर दो उसको, उसके बाद नो लुकिंग बैक। और वहाँ पे मूवीज़ बहुत आती हैं, 4 तो वहाँ पे वही हैं, क्या नाम है, लैंग्वेज, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, 4 वहाँ की लैंग्वेज हो गई, 5वीं इंग्लिश, 6ठी हिंदी, 6 लैंग्वेजेस की मूवी आती है। तो वहाँ पे लोग सिनेमा हॉल पे बहुत जाते हैं पिक्चर देखने, और छोटा सा होम थिएटर अपने घर पे बनाते हैं। यू विल फाइंड इट एट मोस्ट ऑफ द होम्स। तो कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में होम थिएटर जो घर बनते हैं वो ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। अच्छा। 6 लैंग्वेजेस की मूवीज़ आती हैं। ईस्ट और वेस्ट में कैसा है ये ट्रेंड? वेस्ट भी ठीक है, West भी ईस्ट ठीक में मैंने सबसे लास्ट में फोकस किया, अच्छा, बिकॉज ऑफ द टेरेन। बिकॉज ऑफ द टेरेन। और या आई मीन लगता था कि अभी नॉर्थ को पकड़ लो, हैदराबाद में खोला, उसके बाद फिर हमने बॉम्बे में खोला, अच्छा, लोअर परेल तो किराए पे। हैदराबाद में जब खोला वहाँ कैसे मार्केटिंग की फिर? बंदा रखा, उसको बोला ऐसे ही तेरे को घर 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 में जाना है, सेम जो आप करते थे? कॉपी पेस्ट अपना, उसको बोला मेरा वीडियो ले, ऐसे उसके कुछ पॉइंट्स बनाए, मेरा वीडियो लिया, उस बच्चों को भेज दिया। खूब सारी उनको ट्रेनिंग दी, फिर हमारी एग्जीबिशंस होती हैं बहुत सारी, वो सब एक दिन पहले हम लोग आ जाते हैं, फिर वी कीप ऑन शेयरिंग, फिर बस धीरे 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 लोग बढ़ते चले गए, 1 सेल्स, 2 सेल्स, 3, नाउ वी हैव अ सेल्स टीम ऑफ 30 पीपल। और फ्रेंचाइजी की उसमें इंक्लूड नहीं किया मैंने, वो सब अलग है, क्योंकि वो हमारे डायरेक्ट पे रोल पे नहीं है। फ्रेंचाइजीज की जो टीम है, सब कुछ गिनूंगा तो 70-80 लोग होंगे सेल्स में। तो कहाँ मैं अकेला था, कहाँ वो। अब सेम एथिक्स और कल्चर के साथ कैरी फॉरवर्ड करके कस्टमर को सोल्यूशन देना है सीटिंग का, और फिर उसको ऑर्डर फॉर्म बना के फैक्ट्री में देना है, ताकि वो सेम मटेरियल वही बना सके जो आपने कस्टमर को बोला है। फिर उस कस्टमर को उस पर बिठा के उससे गूगल फॉर्म का रिव्यू लेना है कि उसको कैसा लगा। यहाँ तक की जर्नी होती है जिसके लिए हम सब एकदम पैशनेटली काम करते हैं, पूरी टीम। और इसके अलावा कुछ मार्केटिंग करते हो? Oh yes, a lot. Marketing in terms of digital media. So on across all the platforms of एड्स या कंटेंट सिर्फ? नहीं, content, awareness ads और वेबसाइट। तो ये खुद इन हाउस करते हो या आउटसोर्स किया हुआ है? बोथ हाइब्रिड है, इन हाउस भी टीम है प्लस आउटसाइड भी है एजेंसी हु क्रिएट सम कंटेंट, डिजाइनिंग। कब शुरू किया है डिजिटल वगैरह ऐड करना? ये शायद शुरू किया हमने 2015 में। अच्छा, शुरू के 3-4 ईयर तो खुद ही किया जैसे कर सकते थे हम। पर फोटोज़ के लिए एजेंसी रखी हमने, दिल्ली की थी, कि ये नए नए कुछ मॉडल्स आ गया, फ़ोटो शूट कर दीजिए। तो वहाँ से वो पिक्चर्स आती थी, हम लोग उनको उनसे करके करते थे उनकी मार्केटिंग। फिर अभी हमारी मार्केटिंग इज़ थ्रू लॉट ऑफ चैनल्स, सोशल मीडिया, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, वेबसाइट, एग्जीबिशंस, प्रिंट एड्स, इंडस्ट्री की कुछ मैगजीन्स होती हैं उसके अंदर ऐड आती है। विस्तारा में आई बहुत सारे महीनों तक, अभी थोड़ा सा बंद किया हुआ है। विस्तारा की जो मैगजीन उसमें इन फ्लाइट मैगजीन जो विस्तारा की फुल पेज ऐड आती है उसके अंदर। ये कौन सोचता है कि मतलब विस्तारा में डालना है हमें, या हमें इस पर्टिकुलर मैगजीन में जाना है? कोई स्पेसिफिक बैठते हो, डिस्कस करते हो, और कैसे फिगर आउट करते हो कि विस्तारा वुड बी द राइट ऑप्शन? हाँ मतलब सोचते हैं कि ये कस्टमर आया तो आप कैसे आएगा, और क्या। तो प्लेन में आप गए, अब आपको लगा कि यार मेरी ऐड तो है नहीं इसमें। अंदाज़ा अगर लोगों की अवेयरनेस के लिए समझना हो, कितने की एक मैगजीन में ऐड आती है? आई थिंक वी गेव 1.3 lakhs। कितने टाइम तक के लिए वो? 1 month, 1 महीने के लिए? मंथली मैगजीन है, सर्कुलेशन बहुत अच्छा है विस्तारा का। मतलब विस्तारा की मैगजीन या सिमिलर टाइप की एयरप्लेन में जो मैगजीन्स आती हैं, 1.25 लाख के आसपास का कॉस्ट है। या ओके, 1.25 लाख उसमें अगर आपको ऐड देनी है तो? ऐड देनी है तो। ओके। और एजेंसी हमने हायर की हुई है जिनके बहुत सारे पूरे प्लान आते हैं, और उसकी एजेंसी का कोई फीस नहीं है, मे बी 50,000 to 5 lakhs। अलग अलग एजेंसी की अलग अलग फीस है। फिर बस बहुत सारे टूल्स हैं, एग्जीबिशंस आती हैं, पता है कि ये कस्टमर है, उसको कहता हूँ मैं गोल्डन सर्कल। गोल्डन सर्कल का मतलब है द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ योर रॉकेट कस्टमर्स एंड द रॉकेट प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड गोल्डन सर्कल।
थोड़ा और एक्सप्लेन करो इसको। हाँ, इसका मतलब ये है, काफ़ी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। हाँ, इसका मतलब ये है कि वो कस्टमर जो आपको जो जो माल फैक्ट्री को बनाने में सबसे पहले आता है कंज्यूमर क्या लेना पसंद करता है। तो मैं कहता हूँ मेरा कंज्यूमर मुझसे पसंद करता है कि होम थिएटर का रिक्लाइनर लूँ, मेरे जो लिविंग रूम की पूरी सोफ़ा सेट है वो मैं इनसे लूँ। ये हो गया एक सेगमेंट, लिविंग रूम हो गया एक सेगमेंट। थर्ड हो गया सिनेमा हॉल। सिनेमा में कस्टमर गया तो उसको क्या चाहिए, तो सिनेमा हॉल की बहुत सारी कंपनीज है, राइट, दे प्लेस द ऑर्डर टू अस। तो हमसे बोलते हैं आप पे क्या क्या हमें दिखाओ, तो हम उनका पूरा बुके दिखाते हैं, सीट नंबरिंग, कॉल बटन, ट्रे टेबल, पॉपकॉर्न स्टैंड, फ़ोन चार्जिंग, और अगर कुछ गिर गया तो साफ़ कैसे होगा, अपहोल्स्ट्री, एफआर रिलेटेड, और किसी ने टॉपल तो नहीं होगी चेयर तो आप नीचे ग्राउंड करोगे कि नहीं, इलेक्ट्रिकल पॉइंट बताओ, कितने अडेप्टर दोगे एक चेयर को, एवरीथिंग, मेनी क्वेश्चंस। तो हमने सबकी वो केमिस्ट्री तोड़ दी। तो हमें समझ आए 3-4 इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत बढ़िया है। तो ये हो गया हमारे लिए रॉकेट क्लाइंट के दे बाय फ्रॉम अस, दे गिव अस गुड मार्जिन, और हमें बेचने में बहुत मज़ा आता है। वो प्रोडक्ट हमारे पास सब कुछ है। सेकेंड है जिसको फैक्ट्री को बनाने में बहुत मज़ा आता है, मतलब ऑर्डर आया फटाफट बनाया और डिस्पैच कर दिया। पहले मेरे पास वैन आती थी, शाहरुख खान की वैन है जी, ये होम मिनिस्टर साहब की वैन। अच्छा, वैनिटी वैन्स। वैनिटी वैन, हम लोग बड़े एक्साइटेड, अरे वाह 6 महीने, क्योंकि वो शाहरुख खान सर पास करेंगे। तो डायरेक्ट नहीं आती थी, इट कम्स थ्रू ऑटोमोबाइल कंपनी जो मॉडिफाई करते थे। करेक्ट। मगर वो कंफर्ट, वो सिलेक्शन चीज़ों का वो तो कैसे बहुत होगा? प्रीमियम सेगमेंट हो गया। हाँ, किया 2 लाख की बिलिंग, 2.5 लाख की बिलिंग, 3 लाख की बिलिंग। पर फैंसी क्या होता था, अरे इस शाहरुख खान स्टार की की चेयर है। है। हाँ, हाँ, बहुत सारी वैन्स करी। मिलने का मौका मिला कभी ऐसे? नहीं नहीं नहीं। किसी कोई और सेलिब्रिटी या किसी और को? अच्छा, दैट वे। हाँ, नॉट शाहरुख खान बट अदरवाइज। हमने बहुत सारे फिल्म स्टार का वो किया। अभी एक ऑर्डर लिया ऋतिक रोशन का। अच्छा। और बॉम्बे में जो हमारी टीम है, वो कंपनी का ही शोरूम है, तो वो लोग जाते हैं। वो घर गए उनके? हाँ, घर गए। वो तो मिले ही कस्टमर भी होंगे, आता है नेचुरल सी बात है। तो फ़ोन को रखवा लेते हैं सर। अच्छा। नितिन जी, ऐसा नहीं आप सोचे कि फ़ोटो खींच देंगे। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कोई फिल्म स्टार, बहुत सारों के साथ काम किया हमने। तो बस कुछ नहीं यार, वो लोग जाते हैं, फ़ोटो अलाउड है नहीं, वो चेयर दिखाते हैं, नहीं पसंद आती, फिर सैंपल बनाते हैं, फिर दोबारा दिखाते हैं। तो ऋतिक रोशन का लिया, अभी काम चालू है। ओके। और बहुत सारे कस्टमर्स का है, साजिद नाडिया वाला, एंड मैं नाम भूल गया, बहुत सारे हैं। कोई ऐसे भी थे जिन्होंने यूज़ करने के बाद इतने खुश हुए हो कि खुद से उन्होंने मार्केटिंग की हो या कहीं पे डाल दिया हो या और लोगों के थ्रू रोहित रेफरल आया शेट्टी। हो? अच्छा। ही वॉज सो हैप्पी। उसने SRK को बोला, रेड चिलीज, तो रेड चिलीज ने अपना कोई अंदर AV रूम बनाया, उसके ऑर्डर दिए। अच्छा, तो वो थ्रू रेफरल रोहित शेट्टी के थ्रू थ्रू आया था? रेफरल, हाँ। उसकी वाइफ जो है, मतलब रोहित शेट्टी की, वो बहुत खुश थी हमसे। अच्छा। उसके लिए स्पेशल एक स्टोरेज बनाई बिटवीन सम के, ऐसा होना चाहिए, मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है। रोहित शेट्टी भी आया। उस दिन बारिश हो रही थी शोर वहाँ पे, तो उसने शूज़ उतारा बाहर, और मेरा जो मैनेजर है उसका नाम है प्रीतम, कंधे पे हाथ रखा, बोला प्रीतम बता तेरे पास क्या है मेरे लिए। आई थिंक इट वाज 2 अक्टूबर। और जब बारिश हुई तो उसकी 3-4 गाड़ियाँ लगी और सबने अम्ब्रेला खोला। मैं नहीं था वहाँ, मुझे भी नहीं मालूम था, क्योंकि ये सब थोड़ा सीक्रेट होता है ना। तो उसकी वाइफ ने फ़ोन किया प्रीतम को कि मैं कल आऊँगी, कैन यू ओपन द शोरूम। मैम कल तो 2 अक्टूबर है। दृश्य मूवी भी आ रही है? नहीं नहीं, वो पहले आपने की बात है। आपने वो जोक नहीं सुना ना, उस पर काफ़ी पॉपुलर जोक है। तो उसने बोला ठीक है मैम मैं आ जाऊँगा। तो उसने देखा और इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों आई, सारी ब्लैक कलर की। अच्छा। तो सारे बंदे खड़े हो गए, छाता खोल गए। उसमें से रोहित शेट्टी जी उतरे, अच्छा। 10-15 स्टेप्स वॉक किया और शोरूम में। अब क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, मैनेजर के भी शूज़ बाहर थे बेचारे के, उसने भी अपने खोल दिए। अच्छा, उन्होंने शूज़ उतार दिए शोरूम अपने? में स्टेप इन किया, अरे वाह, वहीं पे आराम से देखा, लाइक 1.5-2 आवर्स। क्या बात है। उसको बहुत अच्छा लगा। बट सर्विस भी देनी पड़ती है, और क्यों ना दे, तो बस चलता रहता है ऐसे। तो वैनिटी वैन्स था, तो मैंने छोड़ दिया, हमने कहा हमें नहीं करना, हेडेक है, तो रॉकेट क्लाइंट नहीं है। तो गोल्डन सर्कल क्रिएट किया। फिर उस गोल्डन सर्कल में जो कस्टमर्स हैं वो क्या चीज़ पढ़ते हैं, कौन सी मैगजीन या क्या चीज़ पढ़ते हैं, तो वैसा हमने किया, वो उनको दिखाया। तो गोल्डन सर्कल के अराउंड ही होती है सारी स्ट्रैटेजी कंपनी की, सारी स्ट्रैटेजीज। द होल इंडिया इज़ नॉट योर कस्टमर, नॉट माई कस्टमर। इट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक इफ आई से द होल इंडिया इज़ माई कस्टमर। तो आपके कस्टमर अगर आप बोलूँ टॉप 80% या जो रॉकेट गोल्डन ट्रायंगल की बात कर रहे हो आप, गोल्डन ट्रायंगल बोलते हो? गोल्डन सर्कल। गोल्डन सर्कल। तो जो गोल्डन सर्कल है उसके अंदर क्या पैरामीटर है, कौन से कस्टमर्स फिट हो रहे हैं अभी इस टाइम पे? होम थिएटर क्लाइंट्स,
लिविंग रूम के जितने कस्टमर्स हैं जिनका घर बड़ा हो लिविंग रूम, क्योंकि रिक्लाइनर इज अ लिटिल बल्कियर डिज़ाइन, उसको जब खुलता है तो पीछे से लेके आगे तक जो पूरा खुला, यू नीड 6 फुट ऑफ स्पेस, 6 फुट। उसके सामने आपका टीवी लगा होगा, तो लिविंग रूम का साइज भी अच्छा चाहिए। तो रिटेल कस्टमर्स, ऑडियो वीडियो जिनके घर में है वो, सिनेमा कस्टमर्स, ये 3 हमारे लिए सबसे फोकस्ड अच्छा, क्लाइंट है, टॉप आइडियल कस्टमर्स हैं। टॉप आइडियल। अब जिसको सिंगल चेयर लेनी है वो सब तो है, मतलब वो तो तभी तो हमने शोरूम्स खोले ना हर जगह। करेक्ट। तो डिमांड जो है आपकी ओवरऑल सीजनल भी है, सीजनैलिटी का इफेक्ट भी आता है इसमें? आई वुड नॉट से, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बट ड्यूरिंग दिवाली टाइम द सेल्स गोज अप। नेचुरल सी बात है, रिटेल बढ़ जाता होगा ना, Retail B2B नहीं बढ़ता होगा उस टाइम पे, वो तो नॉर्मल ही है। हाँ, B2B इज नॉर्मल थ्रू आउट द ईयर, करेक्ट। यू आर राइट, एब्सोल्युटली। लेकिन ड्यूरिंग दिवाली इंडिया में Retail पता है goes up. मोमेंटम, यू नो, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज द बेस्ट क्वार्टर इन करेक्ट। टर्म्स ऑफ सेल्स फॉर अस, आई थिंक फॉर, और बाकी बिजनेस के लिए भी, क्योंकि घर में कस्टमर एंट्री मारता है, उसको लगता है कि मैं दिवाली पे ना, दिवाली से पहले मैं अपने नए वाले घर में आ जाऊं, या मैं रिफर्बिशमेंट कर लूं, या मैं घर की क्रॉकरी बदल दूं, सोफ़ा बदल दूं, ये सब। तो दे कम टू द मार्केट, देन हमारे उस वक्त हम भी बहुत शोरूम के बाहर के बोर्ड, अंदर की लाइट, पूरा मर्चेंडाइज, कोशिश करते हैं सब कुछ एकदम टिप टॉप रखें, और ताकि कस्टमर आए तो ही और शी शुड फील अ फ्रेश लुक। मुझे स्टोर के ऊपर भी पूछना था, अच्छा हुआ आपने उस डायरेक्शन में मूव किया। जब आप स्टोर डिज़ाइन करते हो खुद का, क्या स्पेसिफिक चीज़ें ध्यान में रखते हो? स्टोर डिज़ाइन करते हुए खुद का जो क्या शोरूम है चीज़ें- आपका हाँ जैसे। हाँ हाँ, या खुद के शोरूम। हाँ, उसमें क्या ध्यान में रखते हो, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रखते हो मेन खास? या वैसे नवीन ने बनाए हैं, तो हमने ये किया डिस्कस के वी शुड क्रिएट रूम्स। अच्छा। रूम हमने कहा कि ना सबसे बड़ा कस्टमर है लिविंग रूम, तो शोरूम में एक एरिया बनाते हैं लिविंग रूम, मतलब सामने एक टीवी हो और पूरा सोफ़ा का ये लाउंजर है, यहाँ पे पूरे में रिक्लाइनर है, और यहाँ पे साइड टेबल हैं 2, और ऐसे सामने टीवी है, ताकि कस्टमर शुड विजुअलाइज कि मैं यहाँ पे बैठा, मैंने बटन प्रेस किया और ये मेरा रिक्लाइनर आगे की तरफ आया, तो मेरे को कैसा लग रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट होगा। एक उसमें होम थिएटर का कॉन्सेप्ट होगा, या तो पूरा होम थिएटर बनाएंगे डेडिकेटेड, या ओपन वॉल्स के साथ स्टेप 1 2 3 स्टेप, यहाँ रिक्लाइनर, यहाँ, ताकि कस्टमर को पता चले कि मैं कैसा चेयर को ले रहा हूँ। उसके अलावा हम लोग फिर क्या करते हैं, कॉमन एरिया बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिज़ाइन हैं। अब हर डिज़ाइन के लिए कॉर्नर स्पेस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हमने सारे रिक्लाइनर वहाँ पे कर दिए डिस्प्ले, ताकि कस्टमर आए, ट्राई करे, उसको जो पसंद आए उठा ले। तो नॉर्मली हमारे शोरूम में 4 जोन होंगे, एक होम थिएटर होगा और 3 होंगे लिविंग रूम। 3 होंगे लिविंग रूम। स्टार्टिंग से ही ऐसा रखा है आपने? हाँ, क्योंकि 3+2+1। अब 3 सीटर के अंदर मिडिल सीट फिक्स्ड है, यहाँ से लीवर खींचा मैनुअल में, मिडिल सीट फिक्स्ड है, 2 की फुटरेस्ट बाहर आ गई। अब यहाँ जो 2 सीटर है उसका भी फुटरेस्ट बाहर निकालोगे तो आपस में टकराएगा। तो हम कहते हैं सर इसको कर देते हैं बंद, इसको खोल लेते हैं, आपके घर में जो जगह है वो हमें बताओ, वी विल राइट अवे डिज़ाइन। तो हमारे यहाँ पे डिज़ाइनर है, लेआउट जो करती हैं डिज़ाइन, फिर कस्टमर को दिखाते हैं, फिर कस्टमर को समझ आता है, क्योंकि फर्नीचर बनवा रहे हैं, कस्टमाइज्ड है, रिक्लाइनर कस्टमाइज है। अगर उसने ऑर्डर दे दिया और उसके घर पे आ गया और कल वो बोले मुझे नहीं चाहिए, सो दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग। बट यहाँ पे आप AI का यूज़ नहीं कर सकते? जैसे आपने बोला कि यार कस्टमर को ना विजुअलाइज जब तक नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आ पाएगा, तब तक सेल्स करना मुश्किल होगा। अभी आजकल तो ऐप्स के थ्रू आप कैमरा ऑन करो, हाँ। और लिटिल रिक्लाइनर की लैब की एक ऐप अगर मान लो आप बना दो, और उस ऐप के थ्रू कस्टमर कैमरा ऑन करके अपने घर पे देख सके कि यहाँ पे अगर मेरा लगा होगा तो कैसा दिखेगा। हाँ, ऐसे टूल्स उस बारे में सोचते हो आप? हाँ, बिल्कुल सोचते हैं। अभी ऐसे टूल्स हैं, इफ़ यू गो टू सम ऑनलाइन वेबसाइट्स लाइक पेपरफ्राई, अमेजोन, उसके अंदर आएगा कि अपने फ़ोन का कैमरा, और वो सेम पीस आपके कॉर्नर में आ जाएगा। करेक्ट। मगर हमने कोई ऐसी ऐप बनाई नहीं है, वी आर डेवलपिंग इट, वी आर गोइंग टू यूज़ AI एक्सटेंसिवली नाउ, दैट इज़ द नेक्स्ट टेक थिंग दैट वी आर तो अभी, लेकिन कस्टमर को फिर भी होता है कि मैं टच एंड फील करूं, मेरे को समझ आना चाहिए कि मैं ले क्या वो रहा तो हूं। है ही है। तो हम लोग ड्राइंग बनाते हैं 2D 3D, कस्टमर को दिखाते हैं, समझाते हैं, और उसको समझ आ जाती है पूरी चीज़ें। घर पे हमारी उसकी होती है विजिट, जितने भी सेल्स के लोग हैं घर पे विजिट होगी। 1 इंच का भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कस्टमर शुड इज़ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। उसको कभी ये फील नहीं होना चाहिए कि मैंने जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया।
पेपरफ्राई की बात की आपने, इनके थ्रू भी आप सेल करते हो? या अच्छा, मतलब ऑनलाइन पोर्टल्स जो हैं अमेजोन हो गया, इन सब पे अमेजोन, भी आप हो? पेपरफ्राई, फ्लिपकार्ट, अर्बन लैडर, वुडन स्ट्रीट, इन सब पे। और इसके अलावा खुद का एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया जो कि फ्रेंचाइजीज होगी, फ्रेंचाइजीज हो गया, डीलर नेटवर्क हो गया डीलर ऑडियो नेटवर्क वीडियो हो का, गया। और जो B2B है डायरेक्ट सिनेमा क्लाइंट्स, करेक्ट। पूरी हॉस्पिटल। सेल्स में अगर 100% जो सेल्स है, क्या स्प्लिट है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का? ऑनलाइन इज जस्ट 5%। 5%, जो कि पेपरफ्राई वगैरह सब मिला के हो गया। करेक्ट, लेकिन 5% क्यों है? हमने थोड़ी लेट एंट्री मारी इसमें। हमें लगता था कि इसको अगर हम सेल करेंगे तो ये कस्टमर तक कैसे जाएगा। तब हमने एक बिजनेस मॉडल तैयार किया कि हम रिक्लाइनर बनाएंगे 50, 2 कलर, एक डिज़ाइन बना के अपने पास रखेंगे इन्वेंट्री में। ऑनलाइन का फंडा ये है कि अगर आपने ऑर्डर दिया तो विद इन आफ्टर 1 डे और 2 डेज और 3 डेज इट शुड गेट डिस्पैच्ड। तो हमने अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड किया और हमने पूरे रिक्लाइनर बना के वहाँ पे कर दिए, फ़ोटो शूट कराई, वीडियो शूट कराई, सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डाला, टीम बना दी ई कॉमर्स की, वो लोग कंटेंट बनाते हैं, सब कुछ डालते हैं, उसके ऊपर चलता है। बट नाउ इन द कमिंग ईयर वी आर टारगेटिंग अबाउट 11% विच विल कम ओनली फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। 5 को 11 करने की 5 कोशिश को में। 11, तो 65 से 100 भी तो होगा ना। खुद की वेबसाइट पे भी सेल करते हो? अभी नई वेबसाइट आने वाली है, अच्छा, यू नो, तो अभी उसके इनके ऊपर पार्टनर्स के थ्रू ही है मेरी। इनके पार्टनर थर्ड, मैं इनको कहता हूँ थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी बोल लो, हाँ, एग्रीगेटर्स बोल लो, हाँ, या ओके। तो जो ट्रैफिक वहाँ आएगा तो वो तो अच्छा ही है, गुड। Right. तो हमारी वेबसाइट पे भी अब आने वाला ई कॉमर्स, नॉट फॉर ऑल दी प्रोडक्ट्स, तो जिसमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन है वो नहीं आएगा, जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो सब आएगा। जो आपकी फ्रेंचाइजीज हैं अभी, फ्रेंचाइजी अगर किसी को बनना हो, कितना इन्वेस्टमेंट नॉर्मली टिपिकली जाता है और क्या मार्जिन्स रहते हैं फ्रेंचाइजीज के अंदर? मतलब किस मॉडल पे आप ऑपरेट करते हो उनके साथ? हाँ, एक्चुअली ये मॉडल जब हमने क्रिएट किया तो हमें कुछ सेटबैक लगे, हमसे जल्दी जल्दी ओपन नहीं हुई। तो मेरे को एक चीज़ आती है समझ में कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ है, जाओ कस्टमर के पास, पोटेंशियल कस्टमर के पास और मिलो और समझो कि व्हाट दे वांट, हम और हमारी ऑफरिंग और उसकी चाहत में फ़र्क क्या है, कुछ तो गैप होगा। तब हम गए कस्टमर्स के पास कि सर आपने फ्रेंचाइजी के लिए इंक्वायरी किया था, वाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड। 1 2 3 4 7 8 से बात करी, समझ आ गया। क्या समझ में आया वहाँ पे? ये समझ आया कि जो पैसे हम मांग रहे हैं, जो कंडीशन हम लगा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। एग्जाम्पल दोगे और डिटेल में बताओगे? हमने बोला हम पैसा चाहते हैं आपसे 50 से 55 लाख। अच्छा, एक फ्रेंचाइजी फी का? नहीं, फी नहीं, जिसमें डेमो प्रोडक्ट, इंटीरियर लगेगा, कस्टमर अच्छा, का सब कुछ होगा, आप पूरा showroom सेटअप में बना के दोगे पूरा आप? सेटअप, राइट, रेंटल्स वगैरह सब खर्चे कस्टमर के होंगे। ठीक है, कस्टमर मतलब फ्रेंचाइजी के। आप हमें 55 लाख दो, जिसमें हम 18 से 20 लाख के डेमो प्रोडक्ट देंगे। ओके। बाकी आप इतने एसी लगाओगे, लाइटिंग लगाओगे, डेस्क बनाओगे, पार्टीशंस बनाओगे, उन सब का खर्चा ही है। ओके, तो आपका खुद का लाइसेंस फी कितना था उसमें? 3 से 4 लाख। 3 से 4 लाख, विच इज़ नॉमिनल। हाँ, मतलब मेजर तो इनफैक्ट आपका कैपेक्स में ही जा रहा है, जो जा कैपेक्स रहा में है। गया। हाँ। कस्टमर कहता है मैं 2500 स्क्वायर फुट की जगह लूँ, आपके सिर्फ रिक्लाइनर रखूँ, बड़ा सा बोर्ड लगाऊँ, उसके बाद हर महीने मेरा रेंटल निकलना चाहिए, ऑपरेशन एक्सपेंसेस, मेरी सैलरी, स्टाफ, सब कुछ। तो रविंदर जी मेरे को ना समझ नहीं आया, बड़ा रिस्की लगा। तो मैंने कहा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सर? कहता यार देख, मेरे को पैसा चाहिए, मैं फ्रेंचाइजी हूँ, आई वांट टू मेक मनी एंड इट शुड बी स्मॉलर वर्जन। सिर्फ रिक्लाइनर बेच रहा हूँ, नथिंग एल्स। तब हम उसको समझाते हैं कि रिक्लाइनर की डिमांड कितनी है और कैसे आएगा। तो फिर हमने बिजनेस मॉडल को ट्वीक किया। तो ट्वीक करके हमने 2 मॉडल निकाले, एक निकाला गैलरी, एक निकाला एक्सक्लूसिव। गैलरी का मतलब है किसी का बहुत बड़ा फर्नीचर का शोरूम है, हम उसको कहते हैं 1500 स्क्वायर फुट हमको दे दो, एक पूरा फ्लोर दे दो, सिर्फ लिटिल नैप का, और बाहर बहुत बड़ा बोर्ड लगाना है, ये वादा आपको करना पड़ेगा। तब जब पूरा फर्नीचर का शोरूम है, फॉर एग्जांपल 3 और 4 फ्लोर, उसमें से एक फ्लोर आ उसमें गया। एक फ्लोर या आधा फ्लोर लिटिल नैप का एक्सक्लूसिव जोन है। उसमें वो बंदा अपना फर्नीचर भी बेच रहा है, प्रीमियम मैट्रेस बेच रहा है, डाइनिंग टेबल बेच रहा है। तो ऑल द आर्किटेक्ट हु विल कम और इंटीरियर डिजाइनर और अ कस्टमर, इट बिकम्स ईजी, क्योंकि वो एक जगह पे घुसा और उसको इतनी सारी चीज़ें मिल गई। बिल्कुल। उस शोरूम पे हमारा एक सेल्स का स्टाफ पक्का होगा, ये हमारी तरफ से होता है, एक बंदा रहता है एक बंदा रहता है सेल्स आपके पेरोल पे? पेरोल पे। अच्छा। फिर वो कस्टमर को दिखाता है, फिर वो इंक्वायरी जो है करता है लॉगिन, फिर वो इंक्वायरी बैकएंड में आती है, फिर बैकएंड में जो हमारी टीम है NBD की,
NBD टीम फॉलोज अप विद द कस्टमर. सर आप शोरूम पे आए थे, व्हाट डू यू वांट अ कोटेशन, डू यू वांट एनी वीडियो, कोई प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन. दिस इज हाउ वी फॉलो विद द कस्टमर. फिर हमने एक और मॉडल निकाला कि ना Tier 1 Tier 2 मेट्रो में खोलेंगे एक्सक्लूसिव शोरूम, छोटे शहरों में खोलेंगे गैलरी. फिर हमने 50 लाख को कम करके कर दिया 40 लाख. ओके. कि आप ना 2000 स्क्वायर फुट का शोरूम खोल लो, इतनी चेयर्स आएंगी, ये इंटीरियर की कॉस्ट है. सो दिस इज़ हाउ वी हैव वर्कड आउट. अब जैसे कि जहाँ पे भी हम खोल रहे हैं बड़े शहरों में, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट 40 लाख, उसमें 4 लाख की फ़ीस है, गैलरी में 3 लाख की फ़ीस है. और हम कहते हैं सर आप अपने पास रखो, ये एक्सक्लूसिव शोरूम खोलने की ज़रूरत नहीं है, पूरा तो आपका ही है. तो अलग अलग वो बनाए. तो अब बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं एंड दे आर गेटिंग मैच्योर्ड. रिक्लाइनर की डिमांड ना हर जगह है, इट्स नॉट ओनली इन मेट्रोस, छोटे छोटे शहरों में भी है. अब हम वहाँ पे एक्सक्लूसिव शोरूम खोल देंगे हम, तो वो फ्रेंचाइजी पार्टनर चला नहीं पाएगा. करेक्ट. और अगर वो चला नहीं पाएगा तो वो ठीक नहीं है. मार्केट में डिमांड, आपका नाम खराब होगा फिर. नाम खराब होगा, और उसका पैसा लगा के अगर रिटर्न नहीं देंगे करेक्ट. तो दर्द तो हमें ही होगा ना. तो मार्जिन्स क्या है फ्रेंचाइजीज के पास? जैसे किसी ने आपके साथ फ्रेंचाइजी टाइप किया, क्या टिपिकल मार्जिन पे आप ऑपरेट करते हैं उनके साथ? हाँ, हमारा एक MRP फिक्स है अक्रॉस इंडिया. चाहे MRP फिक्स है चेयर का? हाँ, चेयर का फिक्स है. ठीक है. पूरे अक्रॉस इंडिया वो प्राइस लिस्ट, कंपनी का शोरूम, फ्रेंचाइजी शोरूम, कहीं भी जाओ सब जगह सेम है. B2B छोड़ देते हैं, सिनेमा वाला तो बोलता है MRP छोड़, तू बता कितने का पड़ेगा. वो डील अलग होती है, वो तो बिल्कुल ही क्योंकि अलग है. वो क्वांटिटी अलग है. तो उस MRP माइनस डिस्काउंट फ्रेंचाइजी का है. ओके. विच इज टिपिकली इन द रेंज ऑफ 50%. 50%. ओके. लिटिल नैप हो या फिर लेजी बॉय हो. लेजी बॉय की भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है. तो 50% हमने दिया. अब कस्टमर को ना फर्नीचर पे ये हो नहीं सकता कि MRP पे खरीदे, मेंटालिटी. राइट. बोलता है डिस्काउंट बताओ, और डिस्काउंट ना कम से कम 2 लेयर पे होगा. तो आप बोलो जी 15% है सर, ये 50,000 है, 40,000 है, 38,000 है, ये पूरा सेट सोफा का 1,10,000 का है, कितने का पड़ेगा? अब ये सर 90,000 का पड़ेगा. अच्छा अब बताओ कितने का पड़ेगा, मैं लूँगा एक और लेयर पे डिस्काउंट. फिर बोलेगा मैं जा रहा हूँ, जल्दी से एक और डिस्काउंट बताओ. ये नॉर्मल है फर्नीचर इंडस्ट्री में. मैं बाहर निकल रहा हूँ, जल्दी से बताओ. सो अभी बाय करूँगा. अभी बाय करूँगा. ट्रू. सो 3 स्टेजेस पे डिस्काउंट होता है, ये हमें पता है. ठीक है. तो इसलिए 50 रखा हुआ है ताकि नहीं 50 नहीं, उसको भी तो पैसे चाहिए ना. तो वो मैक्सिमम डिस्काउंट ज़्यादा है 25 से 30%. जो कस्टमर को जाता है. कस्टमर को क्या, तो 15 से 20% मार्जिन फ्रेंचाइजी को हो गया. क्योंकि इंस्टॉलेशन भी होनी है, सर्विस भी देनी है. बिल्कुल नेचुरल सी उसमें बात बहुत सारा फॉलो अप है, बहुत है. सारी. तो जो बाकी का जो 50 बचा, जो आपका बचा, उसमें आपके क्या क्या खर्चे होते हैं? रॉ मटेरियल कॉस्ट, विच इज टिपिकली इन द रेंज ऑफ, और अगर थोड़ा रेंज चाहिए मुझे, एक अप्रॉक्सीमेट भी पता लग जाए, जस्ट टू गेट एन आइडिया. अगर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, खाली चेयर की कॉस्ट नहीं, इसमें एक्सेसरीज की कॉस्ट भी है. एक्सेसरी पे भी है. एक्सेसरी में मार्जिन बहुत अच्छा होता है हमारा. तो कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा. मैकडॉनल्ड पे गए, हाँ, तो मतलब आप समझो हमारा जो खर्चा है 100 रुपये की चेयर में विदाउट टैक्सेस इज़ अबाउट 30%. अच्छा, 70% इज योर ग्रॉस. लेकिन ये 70% कैसे आता है? व्हेन यू स्केल अप. करेक्ट. छोटी फैक्ट्री बड़े खर्चे, बड़ी फैक्ट्री कम खर्चे, प्लस ऑप्टिमम कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए बनाने के लिए. तो हमने वहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स लगाए हुए हैं फैक्ट्री में, फ्रॉम जैसी रॉ मटेरियल एंटर हुआ टू द टाइम मटेरियल गेट डिस्पैच्ड. तो उसको कहता हूँ लीन मैन्युफैक्चरिंग. तो लीन मैन्युफैक्चरिंग का पूरा कोर्स मैंने किया, वो सिस्टम वहाँ लगाए, तब जाके मैं 30% पे आया. पहले मेरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी. तो फिर फ्रेंचाइजी को दिया. अगर हम जो खुद सेल करते हैं वी गेट मोर मार्जिन. और कुछ चेयर में एक्सेसरीज लगी होती है, वी हैव हायर मार्जिन बट वी पास इट ऑन टू द, ताकि कस्टमर फ्रेंचाइजी बना रहे सब. करेक्ट. तो 50% उनको जाता है, कस्टमर को 25 से 30% गया, बाकी फ्रेंचाइजी के पास होता है. और लेजी बॉय के प्रोडक्ट पे 30% भी की भी ज़रूरत नहीं. लेजी बॉय को तो आपने डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले रखी है ना इंडिया में, है ना? यस. उसकी तो चेयर बहुत पॉपुलर हुई थी, रिक्लाइनर चेयर. लेजी का स्पेसिफिक मॉडल है, कौन सा है वो? पिनेकल. पिनेकल. क्या कितने प्राइस में आता है वो? 85,000 ऑनवर्ड्स. फैब्रिक में मैनुअल है, उसमें यहाँ पे हैंडल होगा. हाँ. टक 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 वो ऐसी चेयर वो ऐसे करके खुलती है. वो फ्रेंड्स एक सीरीज है, उसके अंदर वो 2 लेजी बॉय लेके आते हैं ना, वो वही उसी चेयर की बात कर रहे हो आप? उसी चेयर की बात. करेक्ट. तो इंडिया में उसका प्राइस 85,000 है. 85,000 से शुरू होता है प्राइस. अच्छा. और पिनेकल का ये हो, और इट गोज अप टू 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख तक की चेयर है.
तो क्यों लिया आपने, मतलब खुद का जब बना रहे हो तो दूसरे की डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेने का कोई पर्टिकुलर रीज़न? दोनों ब्रांड ही अलग हैं, कैटेगरी अलग है। कैटेगरीज ही अलग है। मुझे लगता है लेजी बॉय इज अ कल्ट, यू नो, आपको लगता है मुझे ये चाहिए ना तो नो कॉम्प्रोमाइज, आई ओनली वांट टू गो विद इट। वो दीवानगी होती है ना, वो दीवानगी है उस चेयर में। तो लेजी बॉय इज अ 97-year-old ब्रांड। करेक्ट। 2027 में 100 साल पूरे हो जाएंगे, सेंचुरी। तो वो यहाँ पे एक कंपनी है स्टैनले, उसके पास था 16 ईयर्स, 16 साल। डिस्ट्रीब्यूशन की? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग थी, लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो लेजी बॉय को लगा यार ये थोड़ा बिजनेस मॉडल ठीक नहीं है, कुछ जो भी रहा, उसने बोला नाउ वी वांट टू गिव कंप्लीट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर थाईलैंड फैक्ट्री टू इंडिया, सिंपल। अब क्या किया जाए? तो दे हैव मेट 32 कंपनीज, ऐसा उन्होंने मुझे बताया, इंक्लूडिंग अस। तो आई वेंट टू थाईलैंड, गेव अ प्रेजेंटेशन, दिस वाज इन 2019 जनवरी। तो मैं गया, उनका पूरे बोर्ड को मैंने दिया प्रेजेंटेशन, दे आस्क्ड मी लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जितनी प्रिपरेशन थी उसके हिसाब से मैंने दे दिया। फिर वो लोग मेरे को लंच पे ले गए, फिर हमने बहुत सारी किए। मेरे को समझ आया कि ये ब्रांड अभी नहीं देंगे, आई नीड टू डू समथिंग बिग। तो मैंने खूब उनसे फॉलोअप किया ओवर द ईमेल, देखो आज हमने इस बार ये किया, कंपनी में ये किया, यहाँ शोरूम खोला, ये साइट करी, वगैरह वगैरह। मैं भेजता रहता था उन 5-6 लोगों को ईमेल, कभी भी जब टाइम लगा, ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं थी, जस्ट टू नर्चर इट। नर्चरिंग होती है ना लीड की। तो 2020 में मैं फिर से गया जनवरी में, उन्होंने बोला एक बार और आओ, तो मैं गया, फिर से मैंने चीज़ें उनको बताई। तो वहाँ पे ग्लोबल सीईओ था, उसने बोला कि मैं लिटिल नैप को नहीं दूंगा। अच्छा। रिजेक्शन तो पता ही है, एंटरप्रेन्योरशिप में रिजेक्शन इज़ अ मस्ट, मस्ट। और दिल पे जब तक ना लगे तब तक मज़ा नहीं है। तो बोला अच्छा, तो क्या करूँ? तो मुझे समझ नहीं आया। मैं बोला कोई बात नहीं, इसको कहता हूँ परसिस्टेंस, लगे रहो, लगे रहो, कोई बात नहीं। अगेन कोविड आ गया, वो ग्लोबल सीईओ हट गया। आपने अंदर ही अंदर सीईओ ही हटवा दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं हटाया, मैंने कुछ नहीं हटाया। ऐसी भगवान से आपने कृपा मांगी? मेरी कृपा ये थी कि वो खुद ही बंदा हाँ कर दे, बराबर। उनका कोई नया सीईओ आया, उसने देखा इंडिया मार्केट इज़ वेरी बिग, सो व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट। तो उसने बोला कि सर ये 4 कंपनीज ना शॉर्ट लिस्टेड है। तो बोला ठीक है कि करके मिलते हैं ओवर दी मतलब Online, जूम, ऑनलाइन, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर था। मिलना चालू किया, 1.5 घंटे का इंटरव्यू लिया उसने बहुत। तो उसने बोला ठीक है एक और बार मिलेंगे, एक और बार मिलेंगे, एक और बार मिलेंगे। तो उसने बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भेजा। तो मुझे लगा मुझे अकेले को भेजा है, 3-4 को भेजा है, अब मैं किससे खबर निकालूं, बड़ा मुश्किल। बोला मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे को मेरा गॉड बोलता है तू अपनी मेहनत कर, तुझे औरों से क्या लेना है, जस्ट वर्क फॉर एक्सीलेंस, तू भागता रहे ना, तुझे क्या करना है। और मैं उनको जैसे चेस करते हैं वैसे करता रहा, लंबा चौड़ा 34 पेज का अग्रीमेंट। अब पढ़ना चालू किया, कोविड लग गया था, ये अप्रैल की बात है। सीएफओ को बोला यार ऐसे ऐसे है, कह रहा क्या किया जाए। मैंने कहा घर आना पड़ेगा यार, ये तो मैं फ़ोन पे अपन कर नहीं पाएंगे। हाँ। वाइफ बोली घर पे मत बुलाओ किसी को, कोविड है। तो मैं बोला कोई बात नहीं, वी विल टेक ऑल प्रिकॉशंस। तो हम थोड़ा दूर दूर बैठे मास्क लगा के, और मैंने बोला ये कॉपी है, कॉपी का प्रिंटर ही नहीं था घर पे। फिर हमने ऑफिस खुलवा के गिटोरनी से प्रिंटर घर पे आ गया, उसको जो करना था कर कुरा के हमने स्टडी करी, सब कुछ किया। 20 अप्रैल को आई साइन द एग्रीमेंट 2020। नाइस। फिर हमने इनको ऑर्डर प्लेस किया। उसके बाद ये नहीं पता था कि जिएंगे कि मरेंगे, सच बता रहा हूँ, जस्ट मैडनेस कि यार लेजी बॉय चाहिए। तो लेजी बॉय को हमने लॉन्च किया 15 दिसंबर 2020 को। तो आप एक्सक्लूसिव हो भी लेजी बॉय के लिए पूरे इंडिया में? साइनिंग करने से पहले बोला मिस्टर गोयल आई वुड वांट टू शेयर वन मोर थिंग। मैं बोला यस। तो बोलता है वी आर थिंकिंग टू हैव वन मोर पार्टनर फॉर साउथ इंडिया। वहीं तो मेजर रिक्लाइनर्स की डिमांड है, आपने बोला था। हाँ, और एक्सक्लूसिविटी का मजा भी है ना, वरना प्राइस वॉर होगा। करेक्ट। तो फिर उसको बहुत समझाया 1-1.5 घंटा। बोला नो 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 नो, आई कम बैक टुमारो। मान गया कि चलो ठीक है आपके पास ही है। तो पूरे इंडिया में अगर लेजी बॉय बिकता है तो आप ही के थ्रू लिटिल नैप के थ्रू बिकेगा। अरे वाह। फिर उन्होंने मेरे को बोला नाउ यू कम टू अमेरिका, गिव अ प्रेजेंटेशन टू आवर सीईओ। ये बात है 2022 की, 3 दिन बाद दिवाली। वहाँ पे एक फेयर लगता है, तो मैं वहाँ पे गया एनसी में, नॉर्थ कैरोलिना।
तो उन्होंने बोला सिर्फ 20 मिनट्स है आपके पास, और अगले उसके 4 घंटे बाद आपकी फ़्लाइट है, 6 घंटे बाद, और आप सीधा इंडिया जाओगे। उतरा और दिवाली चालू थी। मैं गया इसीलिए था क्योंकि ग्लोबल CEO थी मिलिंडा। आई मेट हर फॉर 20 मिनट्स। वो बोली नो 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 वेट, आई वांट टू नो मोर। द मीटिंग एक्सटेंडेड फॉर 2 आवर्स। सब लोग, सारी कंट्री के लोग बाहर वेट कर रहे थे। गॉड। तो बस फिर ऐसे चलता रहा। तो अग्रीमेंट हमारा फिर से हुआ रिन्यू 3 साल के लिए। तो बस लेजी बॉय इज़ वेरी गुड प्रोडक्ट, वेरी गुड कंफर्ट। जिसको लेजी बॉय चाहिए उसको लिटिल नैप चाहिए। उसमें कस्टमाइजेशन नहीं है। आज आप बोलो मेरे को ये सब कर दो, चेंजेस कर दो, नहीं, वो नहीं हो पाएगा, जो है वही है। तो एक बस लास्ट सवाल पूछूंगा आपसे। आपने बोला 65 से 100 पे जाना है मुझे 24-25 में, वो कैसे करोगे जर्नी अचीव? क्या चेंजेस करने वाले हो जिससे 65 से 100 पे आ जाओगे? एक तो आपने बोला था कि हम फ्रेंचाइजीज खोलने वाले हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करने वाले हैं, तो और क्या कुछ स्पेसिफिक करने वाले हो जिससे आपको लगता है कि 65 से 100 पे आसानी से आ जाओगे? आई डिड अ कोर्स, और मुझे लगता है हर एंटरप्रेन्योर को कोर्स करना चाहिए। हम लोग कर लेते हैं मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल, MBA या कुछ भी। फिर हम लोग को लगता है जब एंटरप्रेन्योरशिप में आ गए तो कस्टमर सिखा देगा, मार्केट सिखा देगी, सबको इन्वेस्टर सिखा देगा। दैट इज़ वन। इफ़ मुझे ऐसा लगता है एवरी एंटरप्रेन्योर शुड लर्न फ्रॉम अ बिजनेस कोच। सो आई टुक माई क्लासेस फ्रॉम मिस्टर राहुल जैन, BCI बिजनेस कोचिंग इंडिया, इन 2020। फरवरी में कोर्स ज्वाइन किया था, कोविड लग गया। जो ऑफलाइन क्लासेस होती थी ऑनलाइन हो गई। एक बैच में 250 स्टूडेंट्स, ओनली फॉर एंटरप्रेन्योर्स, ओनली फॉर MSME। अच्छी खासी फीस है, लाइक 10 लाख रुपए। कितने टाइम के कोर्स है? 8 महीने का, अच्छा। इंक्लूडिंग GST है 10 लाख, तो 8 लाख होगा। तो वो कोर्स मैंने किया ज्वाइन। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद उनका एक और ऑपरेशंस ठीक किया, पर्सनालिटी ठीक करी, थिंकिंग ठीक करी कि बिजनेस को कैसे कैसे लेके जा सकते हो। फिर उनका एक और कोर्स है सेल्स का, 5 महीने का। वो किया फिर आपने? वो किया मैंने। पहले 8 महीने का किया, 2 महीने जो चीज़ें सिखाई उसको और लगाया, फिर 5 महीने का किया, फिर 3 महीने का, फिर एक और 5 महीने का। तो जो भी चीज़ उन्होंने सिखाई वो सब कुछ हमने वहाँ लगा दी। तो उसी कोर्स की वजह से उसी में डिफाइनिंग बेटर 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 करके हम लोग 100 करोड़ तक जाएंगे और BSc पहुँचेंगे नेक्स्ट ईयर। BSc SME बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे SME जो है, IPO करना है आपको? IPO करना है यार, पैसे चाहिए यार। मतलब कहाँ से लाऊं यार? तो पैसा लेने के लिए तरीके 2 हैं। आइदर यू गो आस्क फॉर एन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट, और डायरेक्टली गो टू स्टॉक एक्सचेंज, गेट मनी, इन्वेस्ट। जब बिजनेस है, कस्टमर है, पैशनेट टीम है, और दिल्ली में है, हिंदुस्तान है, इससे तो अच्छा कुछ टाइम हो ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है ये जो डिकेड है, दिस इज़ अ रॉक स्टार डिकेड। तो वहाँ से कोर्स किया, सीखा, एंड देन आई डू लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स जो हम अटेंड करते हैं। आई ऑल्सो मीट 1 जायंट अ मंथ, 1 जायंट अ मंथ। तो मैं इसको पूछता हूँ आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई, आपके ग्रोथ के फैक्टर क्या हैं, आप करते क्या हो। तो नॉर्मली टाइम देते हैं लोग 1 आवर, लेकिन जब बात करने लगते हैं तो 2.5 आवर। तो वहाँ से जो भी मैं सीखता हूँ वो मैं नोट्स पूरे उसमें बना के उसमें डाल देता हूँ, और फिर सोचता हूँ कि ऐसा क्या है जो मैं अपने बिजनेस में लगा सकता हूँ। एंड देन आई एम वेरी क्लोज टू माई HODs, ऑल माई HODs। तो जो भी वहाँ से सीखा डाउनलोड कर देता हूँ, दे इम्प्लीमेंट, वो भी अपनी टीम के साथ करते हैं पूरा का पूरा। तो ग्रोथ फैक्टर यही है। मतलब अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, अच्छे चेयर और बनाओ, जॉब पे इंक्वायरीज आ रही है उस पर और ज़्यादा फोकस हो, मार्केटिंग पे फोकस हो, और ज़्यादा शोरूम खोलो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वगैरह वगैरह, वो बेटरमेंट बेटरमेंट बेटरमेंट, पहुँच जाएंगे 100 करोड़। सही है, मार्केट बहुत बड़ी है। बहुत अच्छा है। एक हमारा लास्ट सेक्शन रहता है रैपिड फायर राउंड। फटाफट से क्वेश्चन पूछूंगा, 1 वर्ड आंसर देना, 3 सेकंड में आंसर देना। 5-6 क्वेश्चन होंगे। शुरू करते हैं। पहला तो पूछना है, फेम, मनी और पावर में से अगर आपको कुछ सेलेक्ट करना हो तो क्या करोगे? फेम, मनी और पावर, कोई एक चीज़। पावर। पावर। अगर आपको आज मैं $1 मिलियन दे दूं, 7-8 करोड़ रुपए आज दे दूं, तो क्या करोगे बिजनेस के अलावा? 10% तो चैरिटी में डालूंगा हम्म बिजनेस के अलावा। बाकी का पैसा
10% अपनी वेकेशन पे डाल दूंगा, ओके बाकी सारा कर दूंगा इन्वेस्ट। कहाँ करोगे इन्वेस्ट? मोस्टली कोई स्पेसिफिक? इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स, बिटकॉइन। बिटकॉइन। ओके। आप शार्क टैंक देखते हो? देखा है? कभी कभी। कोई फेवरेट शार्क जितना भी देखे उनमें से कोई एक स्पेसिफिक शार्क याद है जो आपको पसंद हो? अनुपम। अनुपम। ओके। बुक्स पढ़ते हो? अलॉट। कोई 3 बुक्स जो आप सबको रिकमेंड करना चाहो? 12 वीक ईयर। हम्म 3 बुक्स राइट। हम्म। जो सबको पढ़नी चाहिए आपके हिसाब से? शिव खेरा, हम्म यू कैन विन। राइट। 12 वीक्स अ ईयर, मस्ट बुक। हम्म ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। आपके हिसाब से एक ऐसा एंटरप्रेन्योर पूरे इंडिया में जो आपको बहुत इंस्पायरिंग लगता है? मिस्टर अजय बिजली, अजय बिजली, PVR। सीईओ जो पीवीआर। फाउंडर। या करेक्ट। बहुत अच्छा लगा, बस हो गया रैपिड फायर राउंड ख़त्म। थैंक यू Thank सो मच फॉर बीइंग हियर। आई होप लोगों को आज रिक्लाइनिंग चेयर इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल दोज इनसाइट्स, रियली Thank you. अप्रिशिएट दैट। बहुत मज़ा आया।